देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझेंगे, दैट इज न्यूक्लियर। ओके, सो इस चैप्टर में इन टोटल इतना सा टॉपिक्स है। तो आप लोगों को अगर डाउट्स है जैसे कि आइसोटॉप्स, आइसोबर क्या होता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, पैकिंग फ्रिक्शन, देन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, देन फ्यूजन फ्यूजन, ये सब क्या होता है, अगर इन सब में कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो का लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली आइडिया जो है दैट इज व्हाट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 1911 इस ईयर में एक साइंटिस्ट था, मतलब पहले ही से ही था, कि रादरफोर्ड। ठीक है, तो रादरफोर्ड ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लास्ट क्लास में हमने एटॉम जब पढ़ा था ना वन शॉट, तो वहाँ पे देखा था, डिटेल्स में तो चेक करना। सो बेसिकली रादरफोर्ड जो थे, RU, ठीक है, तो रादरफोर्ड, तो उन्होंने दो एसोसिएट्स थे उनके, एक था गीगर एंड मार्स्टन। सो दोनों को बोला कि एक एक्सपेरिमेंट करो, गीगर एंड मार्स्टन। ठीक है, सो दोनों ने रादरफोर्ड की सजेशन पे मार्स्टन एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या पाया एक्चुअली, क्या था कि एक फॉइल लिया उन्होंने, गोल्ड फॉइल, है ना। सो गोल्ड फॉइल लिया, फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, ये सब अल्फा पार्टिकल से मूव कर रहे हैं, है ना। क्या पाया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए इस गोल्ड फॉइल के थ्रू, लेकिन कुछ ने पास नहीं हो पाया। इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा है, इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा है, बेसिकली क्यों दिखा है, कैसे दिखा, वो सब हमने देखा था। तो बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल है, जो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है, दैट इज 2 प्रोटॉन्स होंगे एंड 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। ओके, सो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हीलियम एटॉम से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दो, निकाल दो, तो इस केस में क्या होंगे कि सिर्फ प्रोटॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। सो ये जो अल्फा पार्टिकल से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ये ऐसे मूव हुआ। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है, सो इस गोल्ड फॉइल के थ्रू जब पास हुआ तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट करने लगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एटॉम्स होंगे। सो ये जो एटॉम है, इसको जूम किया है ना, ऐसे जूम करो समझने के लिए। तो फिर एटॉम्स के अंदर रदरफोर्ड ने कहा कि एटॉम के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, पूरा का पूरा एटॉम की पॉजिटिव चार्ज, वो सब कहाँ पे होंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, यानी सेंटर पे होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, एटॉम की पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, ऐसा बोला गया। फिर क्या बोले, जो मास होंगे ना एटॉम की, पूरा का पूरा मास, या तो ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम्स विल बी कॉन्सेंट्रेटेड और आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो मास एंड पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सब क्या है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है एटॉम की। और उसी सेंटर की नाम दिया रदरफोर्ड ने, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, सो बेसिकली आप कह सकते हो कि 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर हो गई। सो एक क्वेश्चन ये है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपको मालूम है आज की तारीख में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आपको मालूम है ये चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन उस समय की बात सोचो, तो वहां पे उस समय पे कुछ आइडिया भी नहीं था। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था हाइजेनबर्ग। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था, हाइजेनबर्ग। सो हाइजेनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, करके क्या बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है कि मतलब आइडिया दिया कि न्यूक्लियस जो है ना, इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह से आइडिया दिया मतलब। सो उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो है वो कॉन्सिस्ट करता है, न्यूक्लियस इज कॉन्सिस्ट ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऐसा बोल दिया मतलब उन्होंने कि न्यूक्लियस जो है ना, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बने होंगे। सो ये कब बोला कि एक्चुअली जब एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था चैडविक। ओके, उस समय पे बहुत सी चीजें हुआ, चैडविक, तो उन्होंने एक डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हाइजेनबर्ग ने ये आइडिया दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दिया, मतलब बोला कि जो न्यूक्लियस होंगे ना, वो कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन की जो चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज क्या होंगे, प्रोटॉन की चार्ज को डिनोट करेंगे जेड लेटर से। ठीक है, और प्रोटॉन की चार्ज होंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना, इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज उतना ही होंगे प्रोटॉन की चार्ज। सो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होंगे ना, वो माइनस में, प्रोटॉन के चार्ज प्लस में होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जेड लेटर से डिनोट करने दिया। फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको आप डिनोट करोगे एम से, लेट्स से। और न्यूट्रॉन की जो चार्ज होंगे ना, चार्ज होंगे ही नहीं, यानी नो चार्ज। सो न्यूट्रॉन की चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, सो फिर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ओके, न्यूक्लियन, नंबर ऑफ NU। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को डिनोट करने दे ए लेटर से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब क्या है, कितना प्रोटॉन है प्लस कितना न्यूट्रॉन है, दैट इज
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो होते हैं ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसी को न्यूक्लियंस कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। मतलब एक साथ कॉमन नेम इज द न्यूक्लियन फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ए माइनस जेड भी लिखा मिलेंगे बुक में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हाइजेनबर्ग के आइडिया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, तो इसने क्या कहा कि जो प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन होंगे दोनों मिलके न्यूक्लियस बनाएंगे, और प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से और न्यूट्रॉन को हम लोग डिनोट करेंगे एन से या तो ए माइनस जेड से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी न्यूक्लियंस। तो बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे न्यूक्लियन, ओके न्यूक्लियन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो मास है ना वो सेम होते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा 0.001 की डिफरेंस होगी वो अलग बात है, लेकिन सेम होंगे। तो बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास सेम होंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बोलेंगे दोनों को न्यूक्लियन, कॉमन नाम दे दिया। और एक चीज है और एक रीजन है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को जो फोर्स एक साथ दोनों को बांध के रखेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, उसी फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली दोनों को न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है, इन अ सेंस दे आर बोथ बीइंग एक्टेड बाय न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स सेम होंगे, सो अगर सेम होंगे तो इस केस में दोनों को हम लोग कॉमन नेम दे सकते हैं। तो कॉमन नेम क्या दिया? न्यूक्लियन दिया। क्यों दिया? क्योंकि मास एंड न्यूक्लियर फोर्स सेम है दोनों के लिए, ठीक है। सो ये हो गया मतलब कॉम्पोजिशन कि न्यूक्लियस किस तरह से बनी होता है, ये है कॉम्पोजिशन जो दिया था हाइजेनबर्ग ने, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो अभी देखो कुछ नेचर में एक्चुअली क्या है कि नेचर में न्यूक्लियस कुछ इस तरह की पाया गया जिसका प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो न्यूक्लियन की नंबर है, न्यूक्लियन की नंबर मतलब ऐसे समझो कि देखो सपोज मैंने कुछ एलिमेंट लिया x, तो यहाँ पे जो लिखोगे दैट इज z, दैट इज दिस इज a। तो लेट्स से मैंने कार्बन लिया, कार्बन की केस में यहाँ पे z लिखोगे, z मतलब 6। कार्बन की केस में प्रोटॉन कितना होता है? वही है नंबर ऑफ z, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन z दैट इज 6। तो यहाँ पे a मतलब क्या होता है? a मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन की केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? दैट इज 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 12 होंगे यहाँ पे इस केस में, कार्बन की केस में a की वैल्यू। सो कार्बन की केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12, z की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 6, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर आप लिखना चाहे तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की केस में 8 लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होता है। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना होंगे? a की वैल्यू 16 होंगे, ठीक है। न्यूक्लियंस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के न्यूक्लियंस कहते हैं। सो अभी देखो नेचर में क्या पाया गया कि ऑक्सीजन अगर इस तरह से सिंपल मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन नेचर में ऑक्सीजन की कुछ वर्जन वेरिएंट्स मिला गया। जैसे एक मूवी, एक सीरीज आया था ना, क्या नाम था, लॉकी या लोकी है, तो वहाँ पे जो विलेन है लॉकी, क्या नाम था मैं भी भूल गया, आप लोग कमेंट करना। तो वो जो लॉकी है, लॉकी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब उसका जो विलेन है, मेन विलेन, तो उसका वेरिएंट्स होता है, मतलब अलग अलग वर्जन होता है। जस्ट लाइक दैट ऑक्सीजन का भी अलग अलग वर्जन है, वेरिएंट्स है, ऐसे समझो। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की एक वेरिएंट पाया गया जो है कि 19, तो यहाँ पे मतलब 19 होंगे a की वैल्यू। और ऑक्सीजन की एक वेरिएंट पाया गया जो यहाँ पे होंगे 13, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन की 3 अलग अलग वेरिएंट्स पाए गए नेचर में, ठीक है। सो ये जो मिला ना 3 अलग अलग ऑक्सीजन, तीनों को आप क्या कहोगे एक साथ? आप बोलोगे आइसोटॉप, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की ये सब क्या है? आइसोटॉप है। ऑक्सीजन ही है लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर, a की नंबर अलग अलग है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे देखो a की नंबर क्या है? 19, यहाँ पे a की नंबर 13। तो प्रोटॉन की नंबर, z की नंबर सेम है लेकिन a की नंबर अलग अलग है। बिकॉज ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे? ऐसे आइसोटॉप बोलेंगे। किसके आइसोटॉप? आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली जो आइसोटॉप है ना, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। सो आइसोटॉप का डेफिनेशन क्या लिखोगे कि सेम नंबर ऑफ, लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब z की वैल्यू सेम होंगे, ठीक है, आइसोटॉप की केस में। या तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, सेम होंगे। तो फिर जो a होता है ना, a मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। a मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब मास नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, मास नंबर। सो बेसिकली मास नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। सो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ना, वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, मतलब a की वैल्यू डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ऑक्सीजन हो गया, और एक एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज लेट्स से हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन की केस में z की वैल्यू 1 होंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे यहाँ पे देखो z की वैल्यू 1, यहाँ पे भी z की वैल्यू 1, यहाँ पे भी z की वैल्यू 1,
लेकिन जो यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड जो प्रोटॉन की प्लस होते हैं, समेशन होते हैं ए की वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, तो इसमें 1 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सो बेसिकली ए की वैल्यू कितना है 1, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो आप बोलोगे एन की वैल्यू कितना है 1 - 1 0 है, तो इसमें मतलब एन है ही नहीं, न्यूट्रॉन है ही नहीं। सो यहाँ पे जो होंगे एन की वैल्यू कितना होंगे 2 - 1 दैट इज 1 होंगे, तो एक न्यूट्रॉन है। सो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होंगे 3 - 1 दैट इज 2 होंगे। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एटॉम की न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना होंगे 1, न्यूट्रॉन 0। तो इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन कितना होंगे 1 होंगे, न्यूट्रॉन कितना होंगे 1 ही होंगे, है ना। सो इसमें क्या होंगे, इसमें भी प्रोटॉन 1 ही होंगे, जेड मतलब प्रोटॉन, यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो। तो जेड मतलब प्रोटॉन 1 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू या तो एन की वैल्यू डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ दैट इन तीनों को हम लोग कलेक्टिव लिख के बोलेंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप, जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप। फिर आते हैं जो आइसोबार, ठीक है, आइसोबार ओके, आइसोबार है ना। तो ये जो आइसोबार है, आइसोबार की मीनिंग क्या है, इसमें क्या होंगे सेम नंबर ऑफ ए जो है ना, ए मतलब क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यस, ये मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सो ये क्या होंगे सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होंगे। लेकिन जो जेड है ना, जेड क्या है, जेड नंबर ऑफ, अच्छे से लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब मास नंबर, है ना, नहीं है प्रोटॉन मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, मास नंबर मतलब ए होता है, न्यूक्लियन के नंबर वो है मास नंबर, ठीक है। तो न्यूक्लियस के मास कितना होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जितना न्यूक्लियंस होंगे उतना होंगे, तो दैट इज वाई न्यूक्लियंस के नंबर को मास नंबर कहा जाता है। तो ये जो प्रोटॉन नंबर है ना, और पीरियोडिक टेबल पे आप देखे हो ना, नंबर 10 में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम। सोडियम तो 11 नंबर में है। तो बेसिकली 11 नंबर पे क्यों रखा सोडियम को, क्योंकि 11 वहाँ पे जेड की वैल्यू होंगे। सोडियम के केस में जो जेड की वैल्यू होंगी 11, यानी सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे। तो ये जो जेड की नंबर है ये क्या होंगे डिफरेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट होंगे जेड के नंबर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ क्या लोगे, क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन और एक ले लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम सल्फर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन की केस में क्या होंगे यहाँ पे लेट्स से 17 होंगे जेड की वैल्यू, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितना होंगे 16 होंगे, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है ना। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें ए की वैल्यू कितना होंगे, ए की वैल्यू लेट्स से कुछ है, कितना लोगे यहाँ पे 35, ओके 35, 6, 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना लोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना लोगे, मतलब न्यूट्रॉन के नंबर यहाँ पे 37, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ए की वैल्यू सेम होना है ना, यहाँ पे दोनों की ए की वैल्यू सेम है। सो यहाँ से न्यूट्रॉन की नंबर क्या लिख सकते हो, ए माइनस जेड लिखोगे, यानी आप लिख सकते हो दिस इज 37 में 20 लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होंगे, ए माइनस जेड विच इज इक्वल टू कितना होंगे 2, 1, इस तरह से होंगे क्या, यस 7 - 6 is 1, 3 - 2। तो बेसिकली ये जो है ना सल्फर एंड क्लोरीन, इन दोनों को आप क्या बोलोगे आइसोबार बोलोगे, सल्फर एंड क्लोरीन दोनों को आइसोबार बोलोगे, ओके, क्योंकि दोनों में ए की वैल्यू सेम है। और एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, या तो मैं लिख देता हूँ, एक है ट्रिशियम, ठीक है, ट्रिशियम मतलब यहाँ पे 3 लिखोगे, एंड जो हीलियम होते हैं तो हीलियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, लेकिन इसको 3 लिखोगे, मतलब हीलियम के आइसोटॉप लिया है। सो बेसिकली इन दोनों को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 3 है, दोनों में सेम है, जेड की वैल्यू डिफरेंट, सो बेसिकली दोनों को क्या बोलोगे आइसोबार बोलोगे, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से, है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो मिला आपको, यहाँ पे एक ही क्या है, एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे एक, मतलब एक प्रोटॉन नंबर सेम ही है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ए की वैल्यू अलग अलग है ना। सो ये जो है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप नाम दोगे, ये क्या है आइसोटॉप है हाइड्रोजन की, सो इसको आप नाम दोगे प्रोटियम, ओके। इसको आप क्या बोलोगे ड्यूटेरियम, ओके, ड्यूटेरियम। इसको आप क्या बोलोगे ट्रिशियम बोलोगे, ठीक है। तो ट्रिशियम अच्छे से लिखना। तो ट्रिशियम जब होंगे तो उस केस में मतलब आप बोल सकते हो कि 3 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, 1 प्रोटॉन्स होंगे, कर सकते हो, इजी है ना। सो अभी देखिए ये हो गया आइसोटॉप, आइसोबार। लास्ट जो है दैट इज आइसोटोन। आइसोटोन का मीनिंग क्या है, आइसोटोन का मीनिंग है कि अगर सेम नंबर ऑफ, इसको मिटा सकते हैं अभी, है ना, तो मिटा देते हैं अभी, तो अपन नोट करते थे ना। सो आइसोटोन की मीनिंग क्या है, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ, लिख देना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उस केस में न्यूट्रॉन्स, तो उस केस में इसको आप बोलोगे आइसोटोन, ओके। सो आइसोटोन के अगर एग्जांपल चाहिए तो आप लिख सकते हो क्लोरीन 37 और यहाँ पे 17 होंगे, है ना, और एक लिख दो पोटेशियम
पोटासियम के लिए कितना होंगे, दैट इज 19 होंगे, यहाँ पे 39 लिख दो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो कि दिस इज ए राइट, दिस इज ए, दिस इज जेड। सो अगर m की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a माइनस जेड लिखोगे व्हिच इज इक्वल टू 37 माइनस 17 व्हिच इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या लिखोगे, a माइनस जेड लिखोगे व्हिच इज इक्वल टू 39 माइनस 19 व्हिच इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना, बिकॉज ऑफ द दोनों को क्या बोलोगे, आइसोटोन बोलोगे, ठीक है। और एक एग्जांपल आप लोग मुझे बोलना कमेंट में, ठीक है। सो अभी देखो ये जो है ना, ये तो मिल गया कि आइसोटोप आइसोपर। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज AMU, यानी आप बोल सकते हो कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग क्या है और ये चाहिए कि उसको भी देखना होगा, है ना। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की मास आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और प्रोटॉन की मास कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू, और पॉइंट्स में कुछ होंगे लेकिन अभी सिंपल रख रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 27 kg, इतना सा है। तो अगर आप kg में लिखोगे तो बहुत सारा नंबर लिखना होता है, बिग नंबर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान गए हो, ठीक है, तो दुकान जाके आप कुछ आलू प्याज खरीदने गए, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मतलब मुझे 2 ग्राम आलू चाहिए, 3 ग्राम प्याज चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलोगे यार, 2000 ग्राम आलू चाहिए, तो ग्राम में नहीं बोलोगे। तो बेसिकली आलू प्याज इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप kg का यूज करोगे, kg यूनिट का, है ना। लेकिन अब ज्वेलरी शॉप के, गोल्ड शॉप, तो उस केस में आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे 5 kg सोना चाहिए, गोल्ड, है ना, ऐसे नहीं बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे, ग्राम में, मिलीग्राम में बोलोगे कि इतना मिलीग्राम, इतना ग्राम। तो बेसिकली एक छोटा सा यूनिट यूज करोगे वहाँ पे। ठीक उसी तरह जब मास, बिगर मास होंगे तो उस केस में आप क्या करोगे, kg यूज करोगे। स्मॉलर मास होंगे तो उसमें मिलीग्राम, ग्राम। लेकिन उससे भी अगर बहुत ही ज्यादा एटॉमिक लेवल पे स्मॉलर मास हुआ तो उस केस में आप यूज करोगे ये एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको यूज करोगे एटॉमिक मास यूनिट। सो ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसका मीनिंग क्या है, एटॉमिक मास यूनिट की मीनिंग आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि जो सपोज 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम, ठीक है। सो कार्बन 12 क्यों कहा जाता है, लेट्स से ये है कार्बन एटॉम, यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, सो इसमें प्रोटॉन कितना होंगे, दैट इज 6, न्यूट्रॉन कितना होंगे 6, प्रोटॉन मतलब Z के नंबर। सो 6 होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस A इज इक्वल टू Z प्लस N। सो 6 प्लस 6 मतलब 12 भी होंगे ना, तो बेसिकली आप बोलोगे कि 12 यहाँ पे न्यूक्लियंस होंगे, दैट इज कार्बन 12, ठीक है। सो ये जो AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इतना सा। सो 1/12 कार्बन 12 की, देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास सेम होते हैं। सो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियन कितना है, 12 है। सो वही एक न्यूक्लियन की जो मास होता है ना, वो कितना होंगे, यानी एक प्रोटॉन की मास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, एक प्रोटॉन की मास या तो एक न्यूक्लियन की मास। तो यहाँ पे कितना है, 12 न्यूक्लियन है। सो कितना होंगे, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ना इसको, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कुछ आंसर आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम कितना लिख सकते हो, 12 इंटू 1.6, एक्चुअली 6.6 कि कुछ होंगे, 1.67 और कुछ होंगे 0 और 2 इस तरह से मिलेंगे। तो वो नहीं चाहिए, अभी हम लोग सिंपल रख रहे हैं। तो इसको क्या लिखोगे, 10 टू द पावर माइनस 27 kg। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे, इसमें जो जो होंगे वो सब भी मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली कुछ मिलेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू कुछ मिलेंगे, कितना मिलेंगे 1.66। तो इसको मिले तो 1.6, फिर यहाँ पे 6, फिर 0, ओके 1.66050565 इतना बहुत सारे मिलेंगे इस तरह से कुछ, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, यस, तो इतना सा kg मिलेंगे ऐसे। सो 1 AMU मतलब अब इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें एग्जाम में देख के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो मास है ना, इसको आप लिख सकते हो AMU पे। कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे सिंपल, आप जानते हो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg इज इक्वल टू क्या है, वही चाहिए आपको, है ना, कितना है वही चाहिए। आपको मालूम है कि इतना kg में अगर 1 AMU, तो इतना kg में कितना होंगे, तो आप लिखोगे 1 AMU डिवाइडेड बाय 1.66 डॉट डॉट जितना भी है 10 टू पावर माइनस 27 लिखोगे, इनटू इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.1 टू 10 टू पावर माइनस 27। सो ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली कुछ मिलेंगे ना। सो ये कितना आएंगे, सो 1 इसके लिए मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, सो इलेक्ट्रॉन की जो मास होंगे वो कितने होंगे, 9.1 इंटू 10, यस 0.00005। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आएंगे 0.00055 ऐसे कुछ आएंगे, और यहाँ पे AMU लिख देना, ठीक है। यहाँ पे kg होंगे, यहाँ पे भी kg होंगे, kg कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ AMU रहेंगे। सो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास। तो इलेक्ट्रॉन की मास को आप AMU पे लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। कितना होंगे इलेक्ट्रॉन की मास AMU पे, 0.0055
एएमयू। तो मतलब केजी में लिखने से बहुत बड़े नंबर होंगे, इलेक्ट्रॉन एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट पे लिखने से स्मॉलर नंबर लिखने से भी हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में ये सब वैल्यूज दे के रखेंगे। सो प्रोटॉन की कितना होंगे वो आप लोग बोलना मुझे कमेंट में, ठीक है। एएमयू पे प्रोटॉन के मास हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड एंड जेडब्ल्यू के पीवाईक्यू सब सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट जो रिपीटिंग पीवाईक्यू है ना वो सब चूज करके सोल्व करेंगे, तो आप लोग देखना। सो वहाँ पे ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एएमयू की कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि छोटा सा अगर मास होंगे बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी एटॉमिक लेवल के स्मॉलर मास होंगे तो इसमें उसको मेजर हम लोग केजी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिक्कतें होंगी कैलकुलेशन करने में, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यूज करेंगे एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इजी। तो अभी देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, फिर रहता है मास डिफेक्ट है। ध्यान से देखना एक्चुअल आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब एटॉम मान लो। तो एटॉम के इनसाइड क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ये सब लेट्स से प्रोटॉन्स है। तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इस तरह से है, इसे आप समझो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ना एएमयू तो हो गया न्यूक्लियर साइज, ठीक है, अभी ध्यान से देखना। सो ये जो है ना यहाँ पे ये सब क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो क्या कहोगे, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, कलेक्टिवली बोलोगे न्यूक्लियस। तो ये जो है ना अगर ए की वैल्यू इंक्रीज होंगे तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ए की वैल्यू इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस की जो साइज है इसको मतलब स्फेरिकल कंसीडर किया। सो ये जो स्फेयर की साइज है या तो न्यूक्लियस की साइज है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जब ए की वैल्यू इंक्रीज होंगे। ए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब क्या होंगे, न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज होंगे, या तो इसका जो रेडियस है आर कह देते हैं ये इंक्रीज होंगे, मतलब न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज होंगे। अभी ध्यान से देखो न्यूक्लियस की साइज मतलब के इसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस की वॉल्यूम जो एक स्फेरिकल शेप में है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस की जो साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस या तो न्यूक्लियर साइज बोल सकते हो। सो इसका मीनिंग आप क्या समझोगे, इसका मीनिंग समझोगे कि जो वॉल्यूम होंगे ना न्यूक्लियस की, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की वैल्यू। अगर ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर वो इंक्रीज होंगे तो इस केस में वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे, तो प्रोपोर्शनल लिख दिया। सो ए न्यूक्लियस लिखना। सो वॉल्यूम जो है ना दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे और प्रोपोर्शनल टू ए लिखा। सो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल होता है ना जब भी, तो कांस्टेंट को हटा सकते हो, यानी सेंस आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे लेट्स से आपने बोथ साइड रूट लगा दिया, कौन सी रूट, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट लगा दिया। तो इस केस में इसको आप क्या लिखोगे, क्यूब रूट है ना 3 बार आर लिख सकते हो, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, और इसको आप a टू द पावर 1/3 लिख सकते हो। कैसे, उसको भी देख लो। एक्चुअली क्या होता है आप जानते हो, अगर 4 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 1 2 लिखते हो। तो अगर सपोज क्यूब रूट है 8 तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 बार 2 लिखोगे, है ना। तो इसको आप 1 ही 2 लिखोगे। क्यूब रूट 4 अगर होंगे, 4 होंगे यहाँ पे टेट्रा रूट, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, सपोज 16 है तो 4 बार लिखोगे 2, तो बिकॉज ऑफ दैट आंसर क्या होंगे, 1 ही 2 होंगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, लेट्स से सपोज रूट 2 है, इसको आप 2 टू द पावर हाफ लिख सकते हो। सपोज रूट 2 है और यहाँ पे 3 है, इसको आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 1/3 लिखोगे। सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है या तो 2 है, कुछ भी है, जैसे ए है लेट्स से, तो इसको आप क्या लिखोगे, a टू द पावर 1/4, ठीक है। सो इस तरह से होता है। तो वही लिखा, मतलब 3 है तो 1/3 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो r है 3 r में से एक r लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू मतलब a क्यूब प्रोपोर्शनल टू लिखोगे। सो प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट लगाओगे विच इज r0, तो यहाँ पे a 1/3 इस तरह से लिख दो। सो ये जो r है ना ये क्या देंगे आपको, साइज देंगे, मतलब r की वैल्यू ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, इजी। सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी, उसको भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। सो आपको मालूम है कॉन्सेप्ट डेंसिटी। सो डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी। सो डेंसिटी मतलब क्या होता है कि मास कितना है कितना वॉल्यूम में, ओके, मास कितना है कितना वॉल्यूम में। अभी किसका मास, न्यूक्लियर की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी। सो मास ऑफ न्यूक्लियस लिखोगे, ठीक है। और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर की डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस प्लूरल, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस लिखते हैं, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियर लिखोगे। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम इस तरह से लिख दिया। सो यहाँ पे कितना प्रोटॉन से कितना न्यूट्रॉन से, मतलब आप बोल सकते हैं कितना न्यूक्लियन से, नहीं पता ए न्यूक्लियन से। सो एक न्यूक्लियन की, 1 न्यूक्लियन की, ओके, एक न्यूक्लियन की जो मास है ना इसको आपने m लिख दिया।
सो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियंस कितना है, टोटल न्यूक्लियंस कितना है, ए है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि टोटल मास कितना होंगे, टोटल मास होंगे एम ए, ठीक है। सो टोटल मास एम ए होंगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। सो बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखोगे, एम ए लिखोगे, और वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे। सो यहाँ से 3 ऊपर जाएंगे, डिवाइड बाय 4 होंगे, एम ए लिखोगे, फिर नीचे पाई आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 लिख दो, है ना। इस तरह से आर की वैल्यू लिख दिया। सो अभी देखो ये जो है ना, इसको आप क्यूब लिख सकते हो, क्यूब होंगे ना ये, फिर इसको आप लिख सकते हो 3ma 4 पाई आर नॉट क्यूब, फिर इसको a लिख सकते हो, 3 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली a कैंसिल आउट होंगे, तो आप लिख सकते हो 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब, और यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी को रो न्यू लिख देना, ठीक है, मतलब न्यू न्यूक्लियर, ठीक है। सो ये है न्यूक्लियर डेंसिटी के इतना सा फॉर्मूला। और ये जो आर नॉट है ना, इसका एक फिक्स वैल्यू है, तो कांस्टेंट है ना, दैट इज 1.2 फेम्टोमीटर, ठीक है। सो इसका 1.2 × 10⁻⁵ तो मतलब -15 मीटर भी लिख सकते हो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, 3 मतलब तो 3 है, m मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन व्हिच इज 1.6 इंटू, आप जानते हो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 4 पाई मतलब 3.14 इंटू आर नॉट के होंगे, आर नॉट की वैल्यू अभी भी जो मिला 1.2 इंटू दिस मच, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यस क्यूब लिख दो, ठीक है। सो 1.2 फेम्टोमीटर है, सो यहाँ पे क्यूब लिख दिया। सो बेसिकली इसको जब कैलकुलेट करेंगे कुछ आएंगे आंसर 2.3 फेम्टोमीटर आएंगे आई गेस, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होंगे इसका वैल्यू कितना है, 2.3 इंटू 10⁻17 होंगे ये, ठीक है, इंटू 10⁻17 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी क्या है, kg मीटर पर क्यूब होता है। सो इतना से वैल्यू आएंगे, मतलब बेसिकली ये डेंसिटी जो होता है ना कांस्टेंट होता है, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे, तो दैट इज वाई ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, कर सकते हैं इजीली। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली आइडिया क्या है, ध्यान से देखना, ये जो है ना अभी हमने समझा वॉल्यूम एंड डेंसिटी। सो यहाँ पे जब भी इंक्रीज होंगे ए की वैल्यू, तो उस केस में क्या होंगे, आप बोलोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो ए की वैल्यू इंक्रीज होना, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो, अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो ए की वैल्यू इंक्रीज होना, आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स को मारो गोली, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोटॉन के पास चार्ज है, तो बेसिकली प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, तो न्यूट्रॉन के चार्ज नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए। तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब इंक्रीज होंगे, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तब क्या होंगे, प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो ये टेंडेंसी दिखाएंगे कि ये बाहर निकलेंगे, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा अगर होंगे तो ये न्यूक्लियस क्या होंगे, फट जाएंगे, बर्स्ट होंगे ना। सो बेसिकली ऐसा तो नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस बर्स्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑल्दो यहाँ पे प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए और एक फोर्स है वहां पे, है ना। अदरवाइज क्या होंगे, प्रोटॉन बाहर इस तरह से निकलेंगे, फट जाएंगे न्यूक्लियस। तो इसको बांध के रखने के लिए, है ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को सबको बांध के रखने के लिए इनसाइड द न्यूक्लियस, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। अदरवाइज क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस न्यूक्लियस को बर्स्ट कर देंगे, है ना। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट एक वहां पे फोर्स होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो क्या करेंगे, बांध के रखेंगे, है ना, या तो जो प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट इन न्यूक्लियंस को एक ही जगह पे बांध के रखेंगे। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या है, और है लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या है, एक है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये इज एफएनयू कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर इसका वैल्यू 1 होंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, 10⁻36, मतलब इतना टाइम्स ज्यादा होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज्यादा, इतना टाइम्स, है ना, 10⁻36। तो फिर जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है इससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से
ओनली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, वो न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएंगे जब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, तब उस केस में न्यूक्लियर फोर्स भी वहां पे एक्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वो शॉर्ट ट्रांस फोर्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट, अच्छे से लिखना, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट ट्रांस फोर्स। ओके, शॉर्ट ट्रांस फोर्स कितना शॉर्ट? तो आप बोलोगे 10⁻⁻15 मीटर, या तो आप बोल सकते हो 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, 3 फेम्टोमीटर, 4 फेम्टोमीटर, मैक्सिमम 4 फेम्टोमीटर। 4 फेम्टोमीटर पे फोर्स लगता ही नहीं। मतलब ऐसे समझिए, एक प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 2 फेम्टोमीटर, 3 फेम्टोमीटर है, तो मैक्सिमम 3 फेम्टोमीटर है, तो उस केस में दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है ना, सो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, सो इतना सा डिस्टेंस होने से न्यूक्लियर फोर्स लगेंगे। लेकिन इससे ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाएंगे। यानी अगर फोर्स 4 हो गया, सपोज 4 फेम्टोमीटर हो गया, तो इस केस में न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कितना होगी, 0 होंगे, मतलब फोर्स लगेंगे ही नहीं, काइंड ऑफ। तो बोल सकते हैं कि मतलब शॉर्ट ट्रांस फोर्स है। उससे ज्यादा होंगे तो फोर्स लगे ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होता है, चार्ज Q1 Q2 जितनी भी दूरी पे हो, जितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या है, दैट इज KQ1 Q2/r², है ना, इस तरह से। सो एक पॉइंट है, सिंपल एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, दोनों चार्जेस के बीच में, क्यों लग रहा है? दोनों के बीच में एक मीडिएटर है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ दैट लग रहा है ना, तो मीडिएटर है बेसिकली। सो यहाँ पे जो प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, तो उसके लिए मीडिएटर कौन है, मतलब कौन उस फोर्स को लेके जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक फोर्स को कोई लेके जाना होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई लेके जाना होगा फोर्स को। सो फोर्स को दोनों के बीच में, ये भी एक न्यूक्लियन, ये भी एक न्यूक्लियन, सोचो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। सो दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो न्यूक्लियर फोर्स कौन मेडिएट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे एक पार्टिकल है जिसका नाम है मेसन कहते हैं। तो ये जो मेसन पार्टिकल है, इसने ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, मतलब एक बार इधर ऐसे मूव करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली, मतलब एनी टाइम मूव करते रहेंगे। तो बेसिकली ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मेसन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियंस, यहाँ पे क्या होंगे, न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में लगेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स आया कहाँ से? तो आप बोलोगे कि ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मेसन पार्टिकल, ऐसे बोलोगे। ठीक है, इतना सा कहते हैं। जैसे क्वार्क्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है क्वार्क्स के बीच में। अगर अभी जो क्वार्क है, वो क्वार्क कहाँ मिलता है, किधर मिलता है, उसको भी देख लो थोड़ा सा, है ना, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है सब कभी। तो बेसिकली ऐसे समझो कि एक एटॉम है, एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ब्रेक किया, आपको मिला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन को एंड प्रोटॉन को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, क्वार्क मिलेंगे, 3 क्वार्क। यहाँ पे न्यूट्रॉन को ब्रेक करने से भी 3 क्वार्क मिलेंगे। ठीक है, QUARK, बेसिकली क्वार्क मिलेंगे 3। सो ये जो क्वार्क है, क्वार्क आप लोग नेचर में एक क्वार्क को अकेले नहीं पा सकते, इन सेंस वो पेयर्ड रहेंगे, या तो 3 ग्रुप में रहेंगे, मतलब अकेले नहीं मिल सकता। तो बेसिकली ये जो क्वार्क्स है ना, एक दूसरे तीसरे को बांध के रखेंगे, है ना, विथ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होंगे क्वार्क्स के बीच में। सो ये जो न्यूक्लियर फोर्स या तो फोर्स जो होंगे जिसने इन दोनों को बांध के रखा, सो वो फोर्स कैसे यहाँ पे लग रहा है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे वो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड ग्लूऑन्स। ठीक है, तो ग्लूऑन एक पार्टिकल है, ग्लूऑन्स के बीच में लगातार ग्लूऑन्स इस तरह से एक्सचेंज होते रहेंगे क्वार्क्स के बीच में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो ग्लूऑन्स ने मीडिएट किया उस फोर्स को। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किसकी वजह से? ग्लूऑन्स की एक्सचेंज की वजह से। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियंस के बीच में, वो किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड मेसन। ओके, मेसन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है मतलब न्यूक्लियर फोर्स की थोड़ा सा कहानी, है ना। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होंगे। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ग्राफ मिला एक्चुअली न्यूक्लियर, इसको मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छे से मिलेंगे हायर स्टडीज करने से। लेकिन अभी आप लोगों की एनसीईआरटी में जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब तो हो गया है ना।
सो ये जो ग्राफ मिला, ये नंबर 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हो। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ये शॉर्ट ट्रांस फोर्स है। नंबर 3 लिख दो कि जो वेरिएशन होंगे ना, वेरिएशन किसका, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स विथ, या तो पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी विथ क्या बोलोगे, विथ आर, आर मतलब डिस्टेंस बोलोगे, मतलब डिस्टेंस मतलब सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस लिख देना, आर मतलब सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस, ठीक है। सो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन है वो। सो ध्यान से देखना, ये जो है ना, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ग्राफ मिला, ठीक है। सो यहाँ पे इसको लेट्स से आपने कह दिया दिस इज 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपने कह दिया दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी है बेसिकली। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिया लेट्स से 1 फेम्टोमीटर, इसको नाम दे दिया 2 फेम्टोमीटर, इसको नाम दिया लेट्स से 3 फेम्टोमीटर, इसको नाम दिया लेट्स से 4 फेम्टोमीटर, ठीक है। और ये आर की वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस, है ना। सो एक न्यूक्लियन है ये, अनदर न्यूक्लियन, इस दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिला, ग्राफ किस तरह से मिला, इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द लाइन फॉर एक्सिस फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द लाइन फॉर सेपरेशन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियंस। तो यहाँ पे इसको 0 कह देना। सो आप इस तरह से एक रेफरेंस लाइन खींच सकते हो, है ना। अभी ध्यान से देखना, क्या पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि इस तरह से 300 वोल्ट भी हो गया ना, तो क्या पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि ये जो पॉइंट है ना, इस तरह से आया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। फिर क्या हुआ, नीचे आया, मतलब नीचे की तरफ इंक्रीज हुआ, यानी आप बोल सकते हो कि -100 तक पहुंच गया। सो -100 क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ तक जब आया, यहाँ पे फिर इस तरह से मूव करने लगा, फिर इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक गया और 4 पे मीट किया, मतलब 4 पे 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बोल सकते हो। सो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दैट इज -100। सो इसी को आप बोलोगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने से स्टेबल रहेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। सो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप बोलोगे 0.8 फेम्टोमीटर, तो ये है 0.5 फेम्टोमीटर, 0.8, 0.9, 1 फेम्टोमीटर, 1.5 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो है ना, इसी को आपने नाम दे दिया R0। सो R0 इज इक्वल टू इतना है। सो अभी ध्यान से देखना, इसको समझते हैं। अब ऐसे समझो कि दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियंस है ना, दोनों के बीच में जब सेपरेशन की वैल्यू R0 होंगी, यानी 0.8 होंगे, तो उस केस में वो स्टेबल रहेंगे, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होंगे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब -100। सो इतना सा पोटेंशियल मिनिमम होने से क्या बोलोगे कि वो स्टेबल होंगे, अच्छे से रहेंगे, मतलब स्टेबल रहेंगे, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल है, वो स्टेबल रहेंगे, फाइन। तो जब भी मिनिमम पोटेंशियल है, इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि लेट्स से ये आप हो, ठीक है। इसको ध्यान से देखना एग्जांपल को, ये आप हो, ठीक है। सो अभी गर्मी का दिन है, इसे समझो, क्लासरूम में बैठे हुए है ना, तो दोनों के बीच में दो स्टूडेंट्स जो भी है, मतलब आपका जो खास दोस्त है, बैठे हुए हैं। तो दोनों के बीच में जब भी डिस्टेंस R0 होंगे, मतलब एक बैलेंस डिस्टेंस हो गया जो 0.8 फेम्टोमीटर है लेट्स से। सो इतना सा डिस्टेंस होने से क्या होंगे, दोनों स्टेबल रहोगे, मतलब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो मिनिमम होंगे, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे से आराम से रह सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस, स्टेबल रहोगे, ठीक है। सो लेकिन जब आपने क्या किया इस डिस्टेंस को, ठीक है, जब आपने क्या किया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इंक्रीज किया, लेट्स से ये आप हो, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो R की वैल्यू होंगे ना, वो ग्रेटर देन R0 होंगे, ठीक है। सो जब भी ऐसा होंगे, इंक्रीज होंगे, तो ऐसा कह सकते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह सकते हैं ऐसे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जब दूर जाएंगे ना, तो उस केस में क्या होंगे, ज्यादा याद आएंगे, तो ज्यादा याद आएंगे तो क्या करेंगे, तो बुलाओगे, मतलब अट्रैक्ट करोगे ना, वो क्या ही करोगे, अट्रैक्ट करोगे, बुलाओगे। तो बेसिकली ज्यादा याद है तो आप बुला रहे हो, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस केस में क्या होंगे, दूर जा रहे हैं ना, है ना, सो बहुत दूर जा रहे हैं दोनों न्यूक्लियंस एक दूसरे से, तो इस केस में ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो अनस्टेबल होना मतलब आप बोलोगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे ना, वो डिक्रीज होने लगेंगे दोनों की। ऐसा क्यों, क्योंकि सेपरेशन इंक्रीज हुआ। सो सेपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, सेकंड चैप्टर में मिला था,
KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो R अगर इंक्रीज होंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगे, R डिक्रीज होंगे, R अगर डिक्रीज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे R इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो मतलब अनस्टेबल हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और पास बुलाएंगे स्टेबल होने के लिए। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देख पा रहे हो 100 से डिक्रीज होके 0 तक जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो इसमें लाइन अट्रैक्टिव लिख सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो जब R की वैल्यू छोटा होंगे, ये ना R0 से भी कम होंगे, इस रेंज में होंगे, तो उस केस में क्या होंगे देखते हैं। ये है 2 पॉइंट्स, 2 न्यूक्लियस। सो दोनों के बीच में R की वैल्यू R0 से भी इस बार कम है। तो लेट्स से आप ऐसे समझो, गर्मी का दिन है, आप बैठे हुए हैं, है ना, आपका दोस्त एकदम बगल आ रहा है, गर्मी का दिन है, तो इस केस में आपको क्या फील होंगे, अनस्टेबल फील होंगे, मतलब अच्छा नहीं फील होंगे, एकदम पास आ गए हैं ना, तो आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे, दूर भागोगे ताकि स्टेबिलिटी मिले, है ना, गर्मी का दिन है ना, तो आप क्या करोगे, उसको दूर भागोगे। मतलब आप यहाँ पे फोर्स जो लगाओगे रिपल्सिव नेचर की फोर्स लगाओगे। तो ये जो रिपल्सिव नेचर की फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स लगा क्यों लगा, क्योंकि पास आ रहा था बहुत पास, तो आप अनस्टेबिलिटी महसूस कर रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट उसको पुश किया। मतलब ये जो दोनों जब पास आएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इसे रिपल्सिव फोर्स लगा क्यों लगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पास है, पास है ना, मतलब R0 से कम है ये डिस्टेंस, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा है, मतलब तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है ना। और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगेंगे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स कब लगेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगे। इंक्रीज कब होंगे, जब पास आओगे, जब पास आओगे तो R की वैल्यू कम होंगे, R कम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब पास आने से रिपल्सिव फोर्स लगेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, आप बोलोगे, ठीक है, इस तरह से। और जब इतनी सी डिस्टेंस पे रहोगे, ज्यादा क्लोज भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, तो इतनी सी डिस्टेंस पे स्टेबल रहेंगे, यानी दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेंगे, यानी पुश भी नहीं करेंगे, पुल भी नहीं करेंगे, अट्रैक्शन भी, रिपल्शन भी कुछ भी नहीं होंगे, तो यानी आप बोलोगे कि फोर्स की वैल्यू 0 होंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू इसमें 0 होंगे, इस पॉइंट पे ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो बेसिकली यही था न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अभी हमें देखना है आइंस्टाइन इक्वेशन देन मास डिफेक्ट, ठीक है। सो एक्चुअली देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, जब ए की वैल्यू इंक्रीज होंगे, ए की वैल्यू इंक्रीज होंगे, तो इस केस में न्यूक्लियस की जो साइज होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, मतलब जो वॉल्यूम होंगे वो इंक्रीज होंगे ना, वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, वो तो मालूम है ना। सो ए की वैल्यू जब इंक्रीज होंगे तो और एक चीज होंगे, वो क्या होंगे, ए की वैल्यू जब इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जेड की वैल्यू इंक्रीज होंगे, एन की वैल्यू भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो जब भी जेड की वैल्यू इंक्रीज होंगे, जेड की वैल्यू इंक्रीज होने से प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, है ना। सो बेसिकली जेड की वैल्यू इंक्रीज होने से प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन ज्यादा होंगे। सो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन को ज्यादा हो गया जब, तो उसको ठीक करने के लिए, यानी न्यूक्लियस को बर्स्ट ना होने देने के लिए, अभी तो न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाएंगे ना, सो बेसिकली न्यूक्लियस को बर्स्ट ना होने देने के लिए क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, और उसी फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे है। अभी ध्यान से देखना, जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियर फोर्स जो है यहाँ पे, वो एक क्या है, एनर्जी है। फोर्स मतलब क्या है, एनर्जी है ना। तो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है, एक एनर्जी है। अभी क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब क्रिएट नहीं हो सकते हैं, कहीं से आना पड़ेगा। सो न्यूक्लियर फोर्स यानी ये जो एनर्जी है, ये आया कहाँ से, जिस एनर्जी ने इन सब न्यूक्लियस को बांध के रखा, वो एनर्जी आया कहाँ से। सो वो एनर्जी आया, आप बोलोगे कि मास डिफेक्ट से, यानी बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। सो आप बोलोगे मास डिफेक्ट यानी बाइंडिंग एनर्जी से वो एनर्जी आया, यानी न्यूक्लियर फोर्स की जो एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स जो आया यहाँ पे, वो कहाँ से है, बाइंडिंग एनर्जी या तो मास डिफेक्ट से। तो उसी को भी देखना है ना। तो उसके लिए आइंस्टाइन की जो मास इक्विवेलेंस है उसको थोड़ा सा समझना होगा, एकदम सिंपल है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ओके, आइंस्टाइन्स लिख लेना, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ओके, इजी है, एकदम इजी है। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस लिखना अच्छे से।
तो ये जो है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि E इज इक्वल टू mc²। तो ये जो m है ना, m मतलब मास है, कोई भी पार्टिकल उसका मास, मास ऑफ पार्टिकल लिख देना। तो फिर c मतलब क्या है, c मतलब स्पीड, किसका स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, जानते हो। फिर यहाँ पे E मतलब क्या है, एनर्जी। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी एनर्जी होंगे तो उस एनर्जी को मास पे कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो मास है उसको आप एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए एग्जांपल चाहिए, तो मैं दे देता हूँ एग्जांपल। सो ये एग्जांपल हायर स्टडीज में मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से समझना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तब अच्छे से मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, डिटेल्स में मिलेंगे। सो जो पेयर प्रोडक्शन है इसका मीनिंग क्या है, जो एक्चुअली आइंस्टाइन ने कहा कि जो एनर्जी है ना इसको आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो मास है इसको आप एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते हो। आइंस्टाइन ने ऐसा कह दिया, ठीक है। सो एनर्जी है ना, और एक चीज कहते हैं जब भी पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो उसके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड रहेंगे, ठीक है। सो जो एनर्जी मास पे कन्वर्ट है इसके लिए एग्जांपल है दैट इज पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो मास से एनर्जी हो रहा है इसके लिए जो एग्जांपल है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। सो इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सो अभी जो पेयर प्रोडक्शन है इसका मीनिंग क्या है, ऐसे समझो कि एक एटम है, एटम की एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस तो आपने क्या किया, एक गामा पार्टिकल लिया तो गामा रे बोल सकते हो। तो गामा रे मतलब क्या होता है, फोटोन होता है, ठीक है, फोटोन। फोटोन मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स प्लैंक ने बोला था, है ना। तो एनर्जी की पैकेट्स जो होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। तो बेसिकली एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी गया यहाँ तक आया लेट्स से, तो बेसिकली न्यूक्लियस की क्लोज आ गई एनर्जी, बहुत ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस के आ गए वो एनर्जी। जब एनर्जी न्यूक्लियस की क्लोज आएंगे यानी गामा रे न्यूक्लियस की क्लोज आएंगे तो उस केस में इस जगह पे क्या होंगे मालूम है, यहाँ पे इस जगह पे ये जो मतलब गामा रे है, एनर्जी है, ये कन्वर्ट होंगे, किस पे कन्वर्ट होंगे, जब न्यूक्लियस के पास आएंगे तो उस केस में ये जो गामा रे एनर्जी है ये कन्वर्ट होंगे, किस पे कन्वर्ट होंगे। अब बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कन्वर्ट होंगे और एक पॉजिट्रॉन पे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सो इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन और इसको बोलोगे पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, माइनस में होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, प्रोटॉन की भी उतना ही लेकिन प्लस में होता है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन मिला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, न्यूक्लियस से मिल रहा है। सो आप बोलोगे इसको न्यूक्लियर ओरिजिन इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियर ओरिजिन इलेक्ट्रॉन बोलोगे, और इसका चार्ज कितना होंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जितना ही होंगे, दैट इज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, कि मतलब ये न्यूक्लियर ओरिजिन है, एनर्जी से कन्वर्ट हुआ, और नॉर्मल जो होता है वो तो घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, मैटर है यानी मास मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब आप बोलोगे कि इतना सा मास मिल रहा है। तो एनर्जी मास पे कन्वर्ट हुआ कि नहीं। सो ये पॉजिट्रॉन मतलब क्या है, प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हो, बेसिकली न्यूक्लियर ओरिजिन प्रोटॉन। और ये जो है ना इसी को आप क्या कहते हो, बीटा पार्टिकल, ठीक है। सो इसी को आप बीटा पार्टिकल कहते हो, है ना। अभी देखो, सो ये जो न्यूक्लियर ओरिजिन इलेक्ट्रॉन है इसी को आप बीटा पार्टिकल कहते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, मास पे कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरह मास जो है ना वो एनर्जी पे कन्वर्ट होता है, फ्यूजन पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी मास पे एंड मास एनर्जी पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आया कहाँ से, मास डिफेक्ट से। तो अभी मास डिफेक्ट क्या है उसको समझना होगा, है ना। सो अभी देख लेते हैं मास डिफेक्ट क्या है, ठीक है। सो मास डिफेक्ट एकदम इजी है, बहुत इजी है। अब ऐसे समझो मास डिफेक्ट, ठीक है। तो एक कंसीडर कर लेते हैं हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस में इसमें जेड की वैल्यू 2 होंगे, ए की वैल्यू कितना होंगे, 4 होंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक हीलियम न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना होंगे 2, न्यूट्रॉन कितना होंगे 2। सो यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो न्यूक्लियंस के नंबर कितना है, न्यूक्लियंस 4 है। सो एक न्यूक्लियन के मास लेट से m है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन की मास कितना होंगे, 2 × mp होंगे। एक प्रोटॉन की मास mp है, 2 प्रोटॉन की 2 × mp। सो कितना प्रोटॉन है नहीं मालूम, तो आप ZMP लिखोगे। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन को mn कह दिया। सो कितना न्यूट्रॉन है नहीं मालूम, तो इस केस में आप बोलोगे n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो a - z भी कह सकते हो।
सो बेसिकली आपने क्या देखा है, यहाँ पे 4 इंडिविजुअल क्या है, इस तरह से इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। सो लेट्स कंसीडर, अभी समझने के लिए बोल रहे हैं कि इसका मास जो है ना वो 1 kg है, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, ठीक इसी तरह मतलब टोटल इसमें कितना है 4 kg, 4 kg। सो ये जो है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये सब मिल के मतलब जब इनको मिलाओगे तो इसके इसमें एक न्यूक्लियस बनेंगे, है ना, कलेक्ट करोगे तो न्यूक्लियस बनेंगे। सो ये जो न्यूक्लियस बना, इस न्यूक्लियस की मास कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 4 kg होना चाहिए, क्योंकि 4 से बना 1 kg 1 kg की, है ना, तो बेसिकली 4 kg होना चाहिए। लेकिन आपने क्या पाया कि अलग अलग जब मेजर किया तो 4 kg है, लेकिन जब आपने एक साथ न्यूक्लियस बना के उस न्यूक्लियस को मेजर किया तो इस केस में आपको लेट से कम मिला, थोड़ा सा, कितना, ऐसे 3.5 kg, ठीक है। सो बेसिकली 0.5 kg कम मिल रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो 0.5 kg या मास कम मिल रहा है, मिलना चाहिए था 4 kg, तो ये कम क्यों मिल रहा है इतना सा मास? तो इसी कम अमाउंट की मास, जितना कम हुआ इसी मास को आप बोलोगे मास डिफेक्ट, यानी डेल्टा एम से डिनोट करोगे, ठीक है, जितना कम हुआ, होना तो नहीं चाहिए था, अभी हो गया। सो ये जो मास डिफेक्ट है ना, इतना सा मास, तो ये जो मास कम हुआ ये गया किधर, तो आप बोलोगे ये मास, इतना सा मास एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ, है ना, और इसी एनर्जी को आप बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली मास एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ, एनर्जी मतलब फोर्स पे, कौन सी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स पे कन्वर्ट हुआ बोलोगे आप, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स पे कन्वर्ट हुआ। तो मास डिफेक्ट मतलब वो एनर्जी जो एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स पे कन्वर्ट होगी, अभी देखेंगे। सो बेसिकली आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो कि मास डिफेक्ट को, इसको मिलता सकते हैं। सो मास डिफेक्ट को अब डेफिनेशन ऐसे सिंपल लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो मास डिफेक्ट है ना, दैट इज इक्वल टू, सो अगर आप यहाँ पे mp लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है zmp, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है mn, एक के लिए, सो टोटल के लिए n लिखोगे। सो अगर दोनों को प्लस करोगे तो मतलब आपको क्या मिल रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो टोटल मास से जब इनको कलेक्ट करके मतलब टुगेदर गेट टुगेदर करके मतलब यहाँ पे जो आपको मिलेंगे दैट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की मास जो है उसको आपने 3.5 ना करके m कह दिया, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस m। सो जब आपने मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस किया, 3.5 को माइनस किया 4 से, तो आपको क्या मिला 0.5। सो जब इसको माइनस करोगे मास ऑफ न्यूक्लियस को, सो ये क्या है, ये है इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, और ये क्या है, मास ऑफ होल न्यूक्लियस, मास ऑफ पूरा का पूरा न्यूक्लियस लिख दोगे, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है इसी को आप बोलोगे डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट बोलोगे। सो आप लिख सकते हो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल, इस तरह से लिख देना, सम ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ होल न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से लिख देना। सो ये जो डेल्टा एम मिला ना, सो अगर आपने सपोज देखो एक्चुअली यहाँ पे कितना न्यूक्लियस है, नहीं पता, ए कह दिया, सो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट कितना है, सो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट कितना है, डेल्टा एम, ठीक है। सो एक न्यूक्लियन के लिए कितना होंगे, है ना, तो 1 न्यूक्लियन के लिए, न्यूक्लियन अच्छे से लिखना, 1 न्यूक्लियन के लिए कितना होंगे, डेल्टा एम बाई ए लिखोगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करोगे ना। सो बेसिकली एक न्यूक्लियन के लिए जितना मास होता है उसी को आप बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन, अच्छे से लिखना, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या लिखोगे कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन लिखोगे, पर लिख देना अच्छे से, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो, मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम, पर न्यूक्लियन मतलब ए लिखोगे, एक न्यूक्लियन में कितना होंगे तो ए से डिवाइड करोगे, तो बेसिकली डेल्टा एम की जगह पे इसको लिख सकते हो और यहाँ पे ए लिख देना, नीचे कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया मास डिफेक्ट। सो अभी नेक्स्ट हमें देखना है बाइंडिंग एनर्जी। सो अभी हमने क्या देखा, ये जो डेल्टा एम है ना, मास डिफेक्ट, ये क्या होंगे, एनर्जी पे कन्वर्ट होगी, कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पे कन्वर्ट होगी, मतलब उस एनर्जी पे जिस एनर्जी ने सबको बांध के रखा न्यूक्लियस को, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि इट इज द एनर्जी, उल्टा भी बोल सकते हो ना, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसे लिखो आप। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दो टाइप से लिख सकते हो कि इट इज द एनर्जी व्हिच इज, इट इज द टोटल एनर्जी व्हिच इज बाइंडिंग द न्यूक्लियस टुगेदर, ठीक है। सो इट इज द टोटल एनर्जी व्हिच इज बाइंडिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ।
या तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियम्स, ऐसा लिख देना। सो बेसिकली ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप डेल्टा E लिखोगे, दैट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डेल्टा एम स्मॉल मास, और यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, इसको आपने कह दिया सपोज डेल्टा E, है ना, और यहाँ पे छोटा सा बी भी लिखते हैं कभी कभी, तो इसको आप डेल्टा एम सी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू कितना है, वो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर लिखोगे। तो डेल्टा एम मतलब क्या लिखोगे कि जेड एम पी प्लस एन एम एन। सो ये जो एन है ना, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन की जगह पे ए माइनस जेड भी लिख सकते हो। सो ये जो एन है ना, एन की जगह पे आप सिंपल ए माइनस जेड भी लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे एम एन लिख दो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, माइनस क्या है, एम है, फिर यहाँ पे ये तो डेल्टा एम हो गया, सी स्क्वायर है ना, सो सी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या मिला, ये बाइंडिंग एनर्जी। सो ये बाइंडिंग एनर्जी कितना न्यूक्लियस के मिला, तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस है फॉर ए न्यूक्लियन, सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर कितना न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियस, ठीक है। सो अभी अगर आपसे पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर फॉर कितना न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियन, सो इस केस में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि इसको सिंबल लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है ना एक न्यूक्लियन के, सो इसको पार न्यूक्लियन भी कह सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन। सो इसको आप ऐसे लिखो, बाइंडिंग एनर्जी फॉर वन न्यूक्लियन और पार न्यूक्लियन, दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन लिख दिया। सो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या है, मीनिंग क्या है, इतना सा लिखते हैं ना, है ना, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए लिख देना, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो अभी देखो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होंगे अभी, मतलब ये जो है ये चेंज होंगे किसके साथ, ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जब इंक्रीज होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होंगे, थोड़ा सा इधर उधर होंगे, देखते हैं उसको। तो इसके लिए ग्राफ है, सिंपल सी ग्राफ, उसको स्टडी करना होगा, एकदम आसान है ना। उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व सुने हो, है ना, तो देखना अच्छे से। एक्चुअली एक ग्राफ मिला इस तरह से, ठीक है, सिंपल सी ग्राफ है, तो इस तरह से ग्राफ मिला, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये है न्यूक्लियन के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस लिख देना, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, से लिखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी है। सो इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लेना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द amount of energy required to remove one nucleon from the nucleus, that is called binding energy per nucleon। मतलब न्यूक्लियस से एक ही न्यूक्लियन को बाहर आउट करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, एक ही न्यूक्लियन मतलब एक प्रोटॉन भी हो सकता है, एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इसको आउट करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और जो मास नंबर है, इसको आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या तो आप बोल सकते हो मास नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। सो अभी देखो ये जो है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरह से लेट्स से ये 50 मान लिया, 50 100 लेट्स से, फिर यहाँ पे ये 150, यहाँ पे लेट्स से 200, यहाँ पे लेट्स से 250, ठीक है, इस तरह से मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट इस केस में यहाँ पे जो है ना एनर्जी इंक्रीज हो रहे हैं 2 3 4, सो ये है लेट्स से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है लेट्स से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है लेट्स से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है लेट्स से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह है लेट्स। अभी देखो इसमें कुछ इस तरह से आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे मतलब कर सकते हो, बुक में देख के अच्छे से ड्रॉ करना। सो ये जो है ना, इसमें आपको क्या मिलेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ताकि सीधा रहे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे लेट्स से, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट मिला, है ना, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिला,
तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिला, लेट्स से 6 से ऊपर है ना, फिर यहाँ पे नीचे एक पॉइंट मिला, ये तो हीलियम हो गया। तो फिर नीचे एक यहाँ पे पॉइंट मिला, लेट्स से ये है लिथियम, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दो। फिर एक पॉइंट ऊपर मिलेंगे, ये है लेट्स से ऑक्सीजन, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे और एक नीचे पॉइंट मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन हो सकते हैं, ये कार्बन है लेट्स से, कार्बन नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे, फिर यहाँ पे कुछ फ्लोरीन होंगे लेट्स से, फिर यहाँ पे कुछ एक होंगे सल्फर, यस, लेट्स से यहाँ पे क्या है, आयरन है, Fe आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। फिर यहाँ पे क्या होंगे, लेट्स से इस तरह से मूव किया और मूव करते हुए यहाँ तक आ गया। सो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप बोलोगे लेट्स से 7.8 MeV, ठीक है, जैसे ये कितना है 7.5, 7.6, 8 MeV। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या मिला, देखो यहाँ पे जो एटम होंगे, जो एलिमेंट होंगे, उसको अपने यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम 235 इतना सा होंगे कुछ, फाइन 238 था से, जो भी है, मतलब आइसोटोप है यूरेनियम की। आइसोटोप मतलब क्या है, अलग अलग न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, है ना, प्रोटॉन नंबर सेम रहेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या मिला इस ग्राफ में, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, ऊपर जो ये पॉइंट्स देख पा रहे हो, सो इन पॉइंट्स को आप बोलोगे, ऊपर की इन पॉइंट्स को बोलोगे कि मैक्सिमा। सो ये जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा क्या दिखाएंगे, ये जो मैक्सिमा मिला ना, ये मैक्सिमा क्या दिखाएंगे, मैक्सिमा दिखाएंगे कि वहां पे जो एटम्स है, यानी जो आइसोटोप्स है, एलिमेंट्स है, वो सब क्या है, हाईली स्टेबल है, ठीक है। सो मतलब हाईली स्टेबल है, हाई स्टेबिलिटी लिख देते हैं, अच्छे से लिखना, ठीक है, हाईली स्टेबल होंगे ऊपर जो वो पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर कौन कौन पार्टिकल्स है, एक है हीलियम, तो ये एक हीलियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, तो इस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब के हैं पार्टिकल्स है जो वहाँ पे मैक्सिमा पे है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पे है। सो उसको आप बोलेंगे स्टेबल है वो सब, ठीक है। लेकिन जो मिनिमा पे है ना, मिनिमा मतलब नीचे जो है, मिनिमा मतलब इसमें जो है, सो ये सब किस में है, मिनिमा में है, ठीक है, मिनिमा। सो मिनिमा में जो होंगे तो उसको आप बोलेंगे लो स्टेबिलिटी है इसका, ठीक है। सो इसका क्या है, लो स्टेबिलिटी, तो मतलब स्टेबिलिटी कम है, लो स्टेबिलिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या है, लिथियम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आइसोटोप, सो लिथियम नाइट्रोजन ऐसे लिखता हूँ, मतलब ऐसे 2-3 लिख देना, तो बुक में मिलेंगे ग्राफ, वहां से अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डिसाइड करेंगे कि स्टेबल है कि नहीं, अनस्टेबल है कि नहीं, ठीक है। सो ये जो स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो स्टेबिलिटी कम होते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, नेचर में एक्चुअली बहुत सारे आइसोटोप्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा जी, ऑक्सीजन की कितना है आइसोटोप, 3 है ना, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, मतलब है आइसोटोप बहुत सारे। हाइड्रोजन की 3 है, तो ठीक उसी तरह से लिथियम की भी होंगे, फिर बोरॉन की होंगे, यूरेनियम जो है। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में कितना है, टोटल एलिमेंट्स 118 है, ठीक है। सो इतने एलिमेंट्स सबकी क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। सो आइसोटोप्स मिलके टोटल आइसोटोप्स कितना होंगे, ऑलमोस्ट 3000 प्लस होंगे। अभी तक डिस्कवरी इतना हुआ, सिर्फ इससे भी ज्यादा है, मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो बेसिकली मोर देन 3000 आइसोटोप्स आर देयर इन नेचर। तो उसमें से ओनली 250 आइसोटोप्स आर स्टेबल, बाकी क्या है, रेडियो एक्टिव, मतलब वो सब स्टेबल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्या होंगे, प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होंगे, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को बाहर फेंकेंगे, इन द सेंस आउट कर देंगे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये 250 इन टोटल स्टेबल न्यूक्लियस है, बाकी सब अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो अभी देखो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, कैसे अनस्टेबल हो रहे हैं, जब नंबर ऑफ जो ये न्यूक्लियंस है ना इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस केस में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो उसको स्टडी करने के लिए लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इन ए सेंस एक ग्राफ को स्टडी किया, इसको देख लेते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, इसको मिटा सकते हो ना। तो ये जो है ना स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, उसको स्टडी करने के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ के नाम क्या है, PN ग्राफ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ, ठीक है। सो ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ, तो यहाँ पे लेट्स से आपने क्या किया, Z की वैल्यू ली, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो आपने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे इसको आपने क्या कह दिया 20 प्रोटॉन, और यहाँ पे 40 प्रोटॉन, 60 प्रोटॉन, 80 प्रोटॉन, 100 प्रोटॉन, इस तरह से कह दिया। तो फिर यहाँ पे लेट्स से आपने कह दिया दिस इज 20 प्रोटॉन, 80 नहीं 40 होंगे, 60 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन नहीं,
फिर यहाँ पे 80 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 100 न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छे से लिखना। सो यहाँ पे देखो, लेट्स से आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से, तो इसके मीनिंग क्या है कि अगर 100 न्यूट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 100 ही होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है, नेचर में जो एटम्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स, तो लेट्स से बिगिनिंग में जो मिलता है हाइड्रोजन, हीलियम, तो हीलियम की केस में ये तो 20 हो गया ना प्रोटॉन, तो लेट्स से 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो हीलियम की केस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे, है ना। सो फिर सपोज नेक्स्ट जो है उसमें कार्बन है, लेट्स से कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो मतलब इसमें होंगे। सो ऐसा थोड़ी है कि मतलब जिसका प्रोटॉन 60 है उसका न्यूट्रॉन भी 60 होंगे, ऐसा तो नहीं है, तो उसका न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो बेसिकली इस लाइन पे नहीं फॉल करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो ग्राफ देखा उन्होंने क्या पाया कि इस तरह से एक लाइन मिला, है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक, इसको आप बोल सकते हो कि नैरो बैंड, ठीक है, उन लोगों ने बोला कि नैरो बैंड। सो नैरो बैंड में जो जो एटम्स लाई करेंगे उसको आप बोलोगे कि स्टेबल है वो, ठीक है, स्टेबल है। आइसोटॉप्स लाई करेंगे, कितना है स्टेबल आइसोटॉप्स, दैट इज 250, तो 250 स्टेबल आइसोटॉप्स कहाँ पे फॉल करेंगे, इस नैरो बैंड पे। यानी आप ऐसे कह सकते हो, जो एक आइसोटॉप है लेट्स से उसका 40 है प्रोटॉन नंबर, सो न्यूट्रॉन नंबर कितना होंगे, 45 होंगे। सो एक आइसोटॉप है जिसका 60 है प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर कितना होंगे, 95, इस तरह से होंगे, है ना। तो बेसिकली जो भी जितने भी आइसोटॉप्स इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं वो सब क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सो नैरो बैंड पे जो फॉल कर रहे हैं वो स्टेबल है। फिर क्या पाया गया कि यहाँ पे एक रीजन फाइंड आउट हुआ, इसमें जो आइसोटॉप्स फॉल कर रहे हैं, सो इस रीजन को नाम दे दिया रीजन 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर किया, इसमें Z की वैल्यू 40 है और N की वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, लगभग 75 होंगे, ठीक है, कह सकते हो, मतलब N की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। सो इसमें देखो ये जो पॉइंट है, Z की वैल्यू लेट्स से 30 है, ठीक है। सो यहाँ पे N की वैल्यू कितना होंगे, लेट्स से 55 है, तो मतलब Z से N की वैल्यू ज़्यादा हुआ ना, तो आप बोलोगे ये जो रीजन 1 है ना, इस रीजन में क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस होंगे, ठीक है, तो बेसिकली एक्सेस न्यूट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। सो एक्सेस न्यूट्रॉन जब भी होते हैं तो क्या करेंगे, वो अनस्टेबल है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इस ग्राफ को, इस ग्राफ के नाम क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ। सो इसमें क्या लिख सकते हो कि इन रीजन 1, अब अच्छे से लिखना, नंबर 1 पॉइंट, रीजन 1। सो रीजन 1 में क्या मिल रहा है, रीजन 1 में क्या है, एक्सेस न्यूट्रॉन है, ठीक है, रीजन 1 में एक्सेस न्यूट्रॉन है, ज्यादा न्यूट्रॉन है। सो ज्यादा न्यूट्रॉन होने से क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को वो बाहर फेंकेंगे, यानी आउट करेंगे, आउट मतलब रिमूव करेंगे ना। सो बेसिकली न्यूट्रॉन को रिमूव करेंगे स्टेबल होने के लिए। सो जब भी एक्चुअली क्या होता है, दो काइंड ऑफ, ये देख ही लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, ये काम की चीज है। सो जो बीटा डिके होता है ना, बीटा डिके 2 टाइप का होंगे, एक है बीटा माइनस डिके, एक है बीटा प्लस डिके। सो जब भी न्यूट्रॉन को जब भी आउट करेंगे, सो इसमें जो आउट हो गया ना, तो उसको बोलेंगे डिके होना, ठीक है, डिके होना मतलब ये तो डिसइंटीग्रेशन होना भी कह सकते हो। जो न्यूट्रॉन्स आउट हो रहे हैं, प्रोटॉन्स आउट हो रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिके हो रहे हैं, या तो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। सो जो न्यूट्रॉन आउट हो गया तो इसके इसमें प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोटॉन ऐड होंगे, वो अलग बात है, ऐड होंगे, लेकिन मतलब न्यूट्रॉन आउट हुआ क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन है लेट्स से, सो इसको आप बोलोगे बीटा माइनस डीके, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आउट हो गया तो न्यूट्रॉन ऐड होंगे, तो उस केस में इसको बोलोगे बीटा प्लस डीके, ठीक है। सो इस तरह से आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो ये न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन आउट हो गया है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इस यहाँ से न्यूट्रॉन आउट हो गया, तो यानी इस रीजन में क्या डीके दिखाएंगे, बीटा माइनस डीके दिखाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बीटा माइनस डीके शो करेंगे यहाँ पे जितने भी रीजन 1 में आइसोटॉप्स है। तो जितने भी रीजन 1 में आइसोटॉप्स है वो सब आइसोटॉप्स क्या है, ये सब क्या है, आइसोटॉप्स, अनस्टेबल आइसोटॉप्स है, अनस्टेबल है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो अनस्टेबल है, तो क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, आउट करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डीके। कौन सी डीके, बीटा माइनस डीके, ठीक है। सर रीजन 2 की केस में क्या है, रीजन 2 मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे और एक रीजन फाइंड आउट हुआ। सो इसमें जितना भी आइसोटॉप्स होंगे, है ना, जितना भी पार्टिकल्स एलिमेंट्स होंगे,
सो उसमें क्या होंगे, उसमें एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो अगर एक्सेस प्रोटॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, रीजन 2 की बात कर रहे हैं, रीजन 2। सो इसमें क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो अगर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो इस केस में क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को आउट करेंगे, रिमूव करेंगे। सो प्रोटॉन्स को रिमूव करना मतलब इसमें कौन सी डीके होंगे, बीटा प्लस डीके। रिमूव करना मतलब क्या, डीके होना। कौन सी डीके, बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, क्योंकि प्रोटॉन रिमूव हुआ, अगर न्यूट्रॉन हो तो बीटा माइनस डीके। तो बेसिकली एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन होने से इसमें क्या होंगे, बीटा प्लस डीके शो करेंगे। ठीक है, कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी न्यूट्रॉन्स मतलब जितने भी आइसोटॉप्स होंगे वो सब आइसोटॉप्स के होंगे, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे यहाँ पे या तो एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों होंगे अनस्टेबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। सो अनस्टेबल है, इजी है, कर सकते हो। ओके, सो अभी ध्यान से देखना, ये जो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है पीएन ग्राफ से हमने जो देखा, तो यहाँ पे जब भी न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे, एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो रिलीज करेंगे, आउट करेंगे। सो इसी प्रोसेस के नाम क्या है, इसी प्रोसेस के नाम है डीके होना। तो इसमें बीटा डीके। सो बेसिकली इसी को आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो एक काम करते हैं, इसको मिलता रहता है, आप लोग नोट करके देखना, मैं एक छोटा सा कहानी से समझा देता हूँ। एक्चुअली ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, इसको डिस्कवरी किया था, किसने डिस्कवरी किया था, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम है बिकरेल। ठीक है, सो उन्होंने डिस्कवर किया था, ध्यान से देखना। सो इसीलिए रेडियो एक्टिव रेज को बिकरेल रेज भी कहा जाता है। ठीक है, सो उनका नाम था हेनरी, हम लोग अभी देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। सो हेनरी बिकरेल था, बिकरेल। ठीक है, हेनरी बिकरेल। सो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि पोटासियम, ध्यान से देखना, यूरेनियम, यूरेनियम पोटासियम, एग्जैक्ट जो एलिमेंट लिया था कंपाउंड, यूरेनियम पोटासियम सल्फेट लिया था उन्होंने। ठीक है, सो उसको ये जो है ना यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, इसको क्या किया, एक ब्लैक पेपर में रैप किया, बांध के रखा, मतलब ठीक है, पैकेज बनाए। सो यहाँ पे क्या है, यूरेनियम पोटेशियम ये है। सो एक पैकेज है ब्लैक कलर की, मतलब पेपर से बांध के रखा। तो फिर यहाँ पे देखो, एक्चुअली इसको ड्रॉयर पे रखा था उन्होंने, एक्सीडेंटली ये हुआ ड्रॉयर पे, इसी मतलब लड्डू का किस तरह से बांध के पेपर में यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को रख दिया ड्रॉयर पे। लेकिन ड्रॉयर में क्या था कि इस तरह की एक सिल्वर प्लेट था, जहां पे रखा था एक सिल्वर प्लेट था, उसके ऊपर रखा था। और सिल्वर प्लेट जो है ना, सिल्वर प्लेट के नीचे और एक चीज था, सिल्वर प्लेट के नीचे और एक चीज था, जिसको कह सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो प्लेट, फोटोग्राफिक। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, फोटोग्राफिक प्लेट। अभी ध्यान से देखना। तो फोटोग्राफिक प्लेट के काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की, मतलब रील देखे ना पहले, जो कैमरा में होता था, रील है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेसिकली उस रील की यानी फोटोग्राफिक प्लेट की कहानी क्या है, काम क्या है, कि उसमें कुछ होंगे, क्या होंगे नहीं पता, मतलब कुछ है उसका खासियत। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी इसमें लाइट फॉल करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे कि यहाँ पे लाइट फॉल करते हैं, तो वो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। तो लाइट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, तो क्या हमें वो लाइट जो एब्जॉर्व किया दिखाई देंगे, नहीं देंगे। लेकिन जब हम इसको डुबो देंगे, एक हमने डिब्बा लिया, कुछ ग्लास, इसमें क्या है, कुछ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सो हमने क्या किया, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन लिया, उसमें डुबो दिया। सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन पे आपने क्या किया, इसको डुबो दिया। ठीक है, ये जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट, इसको डुबो दिया। सो जब डुबो देंगे, उसको कहते हैं ना फोटो धोना, इसी सिल्वर क्या ब्रोमाइड सॉल्यूशन पे डुबो देना। तो बेसिकली इसमें क्या होंगे, इसमें जब डुबो देंगे, फिर आप क्या देखोगे, क्या नोटिस करोगे, इसी को कहते हैं मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करना, फोटो क्या है, कौन सी है, उसको देखना। सो जब डुबो देंगे, यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स यानी लाइट एब्जॉर्व हुआ, सो उसी जगह पे स्पॉट्स पर ब्लैक कलर की कुछ स्पॉट दिखाई देंगे। ठीक है, सो बिफोर डुबोइंग नहीं दिखाएंगे, लेकिन आफ्टर डुबोइंग दिखाएंगे। ठीक, तो बेसिकली जब डुबोगे सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन पे, जिस जगह पे लाइट एब्जॉर्व हुआ वो जगह ब्लैकनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। सो ये जो सेटअप है, इसको मतलब ड्रॉयर पे ऐसे रखा था, तो वो जो है सिल्वर, ये क्या है, एक सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर प्लेट, और ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। फाइन। सो अभी ध्यान से देखो, जब फोटोग्राफिक प्लेट को थोड़ी देर बाद, बहुत टाइम बाद क्या किया उन्होंने, फोटोग्राफिक प्लेट को निकाल के सिल्वर ब्रोमाइड पे डुबो दिया। जब डुबोया इसको, तो उन्होंने क्या देखा
कि ये जो सिल्वर, ये जो है ना प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जब डुबो दिया सिल्वर ब्रोमाइड पे, तो उन्होंने देखा ये जो प्लेट है ये ब्लैक एंड हो गया, मतलब इस तरह से ब्लैक ब्लैक स्पॉट मिल रहा है कुछ, ठीक है, प्लेट पे। तो उसका दिमाग खराब हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कब ब्लैक एंड होता है, जब इसके ऊपर ऑलरेडी लाइट फॉल करेंगे, उसके बाद डुबोगे तब होता है। लेकिन यहाँ पे तो ड्रायर के अंदर, इसको तो ड्रायर के अंदर रखा था, है ना, तो ड्रायर के अंदर तो कुछ लाइट था भी नहीं, तो लाइट कहाँ से फॉल किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, है ना। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो यूरेनियम है ना, इस यूरेनियम से कुछ इनविजिबल रेडिएशन पास हो रहे हैं, जो रेडिएशन मतलब निकल रहे, जो रेडिएशन इस सिल्वर प्लेट के थ्रू भी पास हो रहे हैं, मतलब पेनेट्रेट हो रहे हैं, इतना पावर है, पेनेट्रेटिंग पावर। सो सिल्वर प्लेट की थ्रू भी पेनेट्रेट हो रहे होके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल किया, और फोटोग्राफिक प्लेट ने क्या किया, इन लाइट्स को एब्जॉर्ब किया। सो एब्जॉर्ब किया, है ना, जब अपने सिल्वर ब्रोमाइड पे डुबो लिया तो क्या हुआ, जहां जहां पे एब्जॉर्ब हुआ लाइट वो जगह ब्लैक एंड हो गया, ठीक है। सो मतलब वो जगह क्या हो गया, ब्लैक एंड हो गया, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट कि वो हिस्सा जहां पे फॉल किया वो ब्लैक एंड हो गया। सो ये जो रेडिएशन है, जो लाइट निकला यहाँ से, एक है इनविजिबल रेडिएशन। सो इसी इनविजिबल रेडिएशन की नाम उन्होंने क्या दिया, रेडिएशन नाम उन्होंने क्या दिया, बिकोरल रेज। ओके, बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे रख दिया, ठीक है, इनविजिबल रेज व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये यूरेनियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव मटेरियल। सो आप लिख सकते हो कि द इनविजिबल रेज व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड बिकोरल रेज। ओके, तो इसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। सो कुछ साल बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी कहते हैं ना। सो मैरी क्यूरी, उनका भी एक कहानी है। एक्चुअली क्या था कि मैरी क्यूरी ऑब्वियसली फीमेल है, तो उस समय पे 1800 के समय पे ये एक्सपेरिमेंट 1832 में किया था सर, ठीक है, लगभग उतनी टाइम पे। सो उस समय की बात सोचो, है ना, तो वहाँ पे फीमेल को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे, इन ए सेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की चांसेस बहुत कम मिलता था। तो मैरी क्यूरी ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, करने के बाद एडमिशन भी मिला यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फिर क्या हुआ, उनको मौका फिर भी नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जो लेबोरेटरी है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैरी क्यूरी को अलाउ नहीं किया जा रहा था, ठीक है। सो मतलब फीमेल है, वही था उस समय पे, क्या करे अभी, है ना। तो बेसिकली मैरी क्यूरी ने क्या किया, अप्रोच किया पियर क्यूरी को। तो पियर क्यूरी उस समय पे जाने माने साइंटिस्ट था, मतलब, ठीक है। सो पियर क्यूरी को अप्रोच किया, मिला, है ना। तो पियर क्यूरी की लैब था खुद का। तो बेसिकली मैरी क्यूरी ने बोला कि क्या आपकी लैब पे मैं वो प्रैक्टिकल कर सकते, इन सेंस जो रेडियम के प्रैक्टिकल वो करना चाह रहे थे, ठीक है, रेडियोएक्टिव मटेरियल के। तो अलाउ किया, मतलब किया, उस खूबसूरत भी थे, क्या ही करते हो, मतलब पियर क्यूरी ने अलाउ किया मैरी क्यूरी को, ठीक है। तो उसके बाद प्रैक्टिकल किया, दोनों ने मिलकर फिर डिस्कवर किया दो कंपाउंड या तो एलिमेंट, वन इज रेडियम, ठीक है, और अनदर इज पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। सो जो रेडियम है ना, ये यूरेनियम से बहुत ही ज्यादा मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है, रेडियोएक्टिव है। तो डिस्कवरी किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी एंड बिकोरेल तीनों को क्या किया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन सी ईयर में, 1903 के जो फिजिक्स के नोबेल प्राइज है वो तीनों को दिया गया, ठीक है, मैरी क्यूरी को इस डिस्कवरी के लिए। लेकिन उसमें भी कहानी है, मतलब नोबेल कमेटी ने क्या किया, मैरी क्यूरी के नाम पे चिट्ठी नहीं लिखा, सिर्फ पियर क्यूरी को दे रहा था एंड बिकोरेल को। तो पियर क्यूरी ने बोला कि अगर मुझे दोगे, उनको नहीं दोगे मैरी को, तो मैं भी नहीं लूंगा, मतलब कितना प्यार गहरा पे, है ना। तो उन्होंने भी माना कर दिया। फिर नोबेल कमेटी को मतलब और एक बार चिट्ठी लिखना पड़ा, और दोनों के नाम इंक्लूड कर दिया, मतलब तीनों के नाम इंक्लूड किया, ठीक है, और फिर तीनों को मिला नोबेल प्राइज, ठीक है। सो ये था मतलब एक छोटी सी कहानी। यहाँ पे हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी किस तरह से डिस्कवर हुआ, ठीक है। अभी देखो, ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी को फर्दर स्टडी करने के लिए हमें कुछ लॉ चाहिए। तो वही जो लॉ है उसी को आप बोलोगे कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सी सेटअप को देखो, ठीक है। सेटअप क्या है कि रादरफोर्ड एंड विलियर्ड दो साइंटिस्ट थे। सो जब बिकरल ने रेडियोएक्टिव रेडिएशन की मतलब जो डिस्कवरी किया, उसके बाद जो रेडियम की मैरी क्यूरी ने डिस्कवरी किया, पियर क्यूरी ने मिलकर, सो बेसिकली उसके बाद वो जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है, बिकरल रेज है,
वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसको स्टडी भी करना है ना। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या रदरफोर्ड एंड विलियर्ड ने एक सेटअप बनाया। सेटअप इस तरह से था कि मतलब एक लीड की बॉक्स लिया, बॉक्स नहीं मतलब एक ब्लॉक बोल सकते हो, लीड की ब्लॉक। सो ब्लॉक जो है ना ब्लॉक, तो यहाँ पे ड्रिल किया, ड्रिल करके एक होल बना दिया, ठीक है, एक होल है। सो यहाँ पे इसके अंदर क्या रखा, रेडियम रखा, ठीक है, बॉटम पे यहाँ पे रेडियम रखा, रेडियम। सो ये जो रेडियम रखा, रेडियम से ऐसे निकलेंगे चारों तरफ रेडिएक्टिव जो रेडिएशन है वो निकलेंगे, रेडियम इज हाईली रेडिएक्टिव, तो वहाँ पे रेडिएशन निकलेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये अनस्टेबल है, रेडियम अनस्टेबल होना मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। लेट्स से इसने 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन रिलीज कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल, तो आप बोलोगे कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। न्यूट्रॉन एक रिलीज हुआ तो आप बोलोगे बीटा रिलीज हुआ। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे रेडियम रखा। सो बाकी इधर इधर जो जा रहे हैं इसको एब्जॉर्ब कर लगा लीड, और अगर यहाँ पे लीड ना रख के कुछ आयरन रखोगे तो ये जो है ना रेडिएशन, इसको पार करके आप यहाँ पे हो सपोज आपकी आंख पे कहीं पे चला गया तो वो खराब हो जाएंगे, मतलब डैमेज होंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा डैमेज, मर भी सकते हो। तो पास नहीं जाना, मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट के पास नहीं जाना होता है, और नेकेड ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो है, अब क्या बोलोगे कि रेडियम, तो यहाँ से निकलेंगे रेडिएशन। सो फिर रेडिएशन उन्होंने क्या पाया कि रेडिएशन इस तरह से निकल रहा है, और यहाँ पे एक बीम मिला, बीम जो है, बीम इस तरह से स्ट्रेट बीम मिला, क्योंकि बाकी इधर उधर जो जा रहा था उसको क्या किया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस में, तो बाकी ये स्ट्रेट जा रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट रखा, यहाँ पे एक प्लेट रखा, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो बेसिकली ये नेगेटिव, तो बेसिकली क्या होंगे, ये जो साइड है ये नेगेटिव होंगे, और ये जो साइड होंगे ये पॉजिटिव होंगे। सो उन लोगों ने क्या पाया कि कुछ पार्टिकल ऐसा है जो इस तरह से मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो इस तरह से मूव कर रहे हैं, है ना, तो कुछ ऐसा है जो सीधा मूव कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो जो इस तरह से मूव कर रहे हैं, इसको बोला कि वो पॉजिटिव होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इसी को बोला अल्फा पार्टिकल। और इस तरह से जो मूव कर रही है वो क्या होना होगा, नेगेटिव होना ही होगा। तो इस यहाँ पे जो मूव किया उन पार्टिकल्स के नाम क्या दिया कि बीटा पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से। और जो सीधा गया, मूव नहीं कर रहे, तो उस पार्टिकल की जो चार्ज है वो चार्ज नहीं है, बोला नो चार्ज। तो अगर चार्ज नहीं है तो सीधा मूव करेंगे, और इसी का नाम है गामा रे, या तो गामा पार्टिकल बोल सकते हो, या तो फोटोन, ठीक, एक ही होता है। तो इस तरह से मिला। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि कुछ पार्टिकल है जो लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसको आप इसे थोड़ा सा लिख सकते हो कि ये जो रदरफोर्ड एंड विलियर्ड की एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आप ऐसे सिंपल लिख दो, सम पार्टिकल्स बेंड, लिखना अच्छे से, सम पार्टिकल्स बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ बेंड हुआ कुछ पार्टिकल्स। सो इसका मीनिंग क्या है, वो सब पार्टिकल्स पॉजिटिव है क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव है। सो कौन सी पार्टिकल हो सकते हैं, अल्फा हो सकते हैं, क्योंकि अल्फा इज पॉजिटिव, है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सो अल्फा इज ए पॉजिटिव पार्टिकल। सो कुछ पार्टिकल जो है ना वो बेंड हुआ, सम पार्टिकल्स बेंड टूवर्ड्स राइट लिख देना, ठीक है, और राइट की तरफ होना मतलब आप बोलोगे कि नेगेटिव है। सो कौन सी हो सकता है, बीटा पार्टिकल, बीटा जो पार्टिकल है वो हो सकता है। फिर कुछ ने स्ट्रेट गया, है ना, सम पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट, लिख देना अच्छे से। सो इसका मतलब उसका चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इसलिए तो स्ट्रेट मूव, अगर चार्ज होता तो डिफ्लेक्ट करता है इधर, है ना, एट्रैक्ट रिपल्सन होता। सो बेसिकली नो चार्ज है, नो चार्ज मतलब कौन सी पार्टिकल, गामा रेज, या तो गामा पार्टिकल या तो फोटोन बोल सकते हो, ठीक है, तो मतलब नो चार्ज, ठीक है। सो इतना तक तो क्लियर है, फाइन। अभी देखो ये जो अल्फा पार्टिकल मिला एंड गामा बीटा ये सब मिला, इसका प्रॉपर्टीज भी होंगे कुछ, तो इसको चेक करने के लिए और एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट, खास एक्सपेरिमेंट था कि मतलब इस तरह से, यहाँ पे एक शीट लिया एल्यूमिनियम शीट जिसका साइज है 0.5 मिलीमीटर, और यहाँ पे एक शीट लिया, ये भी क्या है, एल्यूमिनियम की है लेकिन इसका साइज 1 मिलीमीटर है, और यहाँ पे एक शीट लिया, इसका साइज कितना है, इसका साइज है 5 मिलीमीटर, ये भी एल्यूमिनियम की है, लेकिन यहाँ पे एक इस तरह से ठीक मतलब वॉल टाइप का लिया, तो इसका जो साइज है, थिकनेस है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो 300 मिलीमीटर, है ना। सो ये जो है ये आयरन की है, इस पर आयरन की है, ये तो एल्यूमिनियम की था। सो क्या फाइंड आउट हुआ, ध्यान से देखना कि अल्फा पार्टिकल एक इस तरह से थ्रो किया, और ये अल्फा पार्टिकल पेनेट्रेट हुआ इसकी थ्रू, और पेनेट्रेट होके यहाँ तक है, लेकिन इसके थ्रू पेनेट्रेट नहीं हो पाया, सो यहाँ पे स्टॉप हो गया अल्फा पार्टिकल,
ठीक है। सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल इससे पार हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, स्टॉप हो गए। फिर आया एक बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल ऐसे पास हुआ इसके थ्रू भी पास हुआ, है ना। सो इसके थ्रू पास हो गई, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से पास नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टॉप हो गए, मतलब 5 मिलीमीटर ने स्टॉप करवा दिया। तो फिर आते हैं गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल क्या हो, इससे पास हो रहे हैं आराम से, इससे भी पास हो रहे हैं, इससे भी पास हो रहे हैं, इससे भी पास हो रहे हैं, और इससे भी पास हो रहे हैं, मतलब गामा पार्टिकल, ठीक है। तो गामा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, आराम से पास हो सकता है। तो ये जो गामा पार्टिकल है ना, इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो इस 30 सेंटीमीटर आयरन ब्लॉक से भी पास हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसके कुछ पेनिट्रेटिंग पावर होंगे, तो गामा पार्टिकल की उससे बहुत ही ज्यादा 1000 टाइम्स गुना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल। अगर ये सपोज अल्फा पार्टिकल आपकी स्किन पे फॉल किया है ना, शरीर पे कहीं पे स्किन पे फॉल किया, तो वो जगह डैमेज हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, सीवियर बर्न, फैटल बर्न होंगे बहुत ज्यादा। लेकिन सपोज बीटा हो गया, बीटा पार्टिकल आपकी स्किन पे फॉल किया, तो क्या होंगे, स्किन की डीप इनसाइड जा सकते हैं, है ना, ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, अल्फा ज्यादा नहीं कर सकता, तो डीप इनसाइड जो टिश्यू है स्किन के अंदर, उस टिश्यू को डैमेज करेंगे, बर्न करेंगे। फिर जो है गामा पार्टिकल और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, इसका मतलब ये और ज्यादा गहराई पे जाके बर्न कर सकते हैं, मतलब मर जाओगे। तो डेंजरस होता है, वेरी वेरी डेंजरस, तो खेलना नहीं इससे, ठीक है। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल है वो सब बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये तो हो गया मतलब थोड़ा सा स्टडी। अभी देखते हैं इसकी बेसिस पे जो लॉ दिया था, उस लॉ को देख लेते हैं ना। सो इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सिंपल है, एकदम सिंपल है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सो क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है। सो एक्चुअली क्या कहता है कि माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू n, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू n, इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनल रखते हैं, ठीक है, ध्यान से रखना। एक्चुअली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि लेट्स से ये कुछ यहाँ पे एक यूरेनियम रखा, सो यूरेनियम इतना सा रखा, सो इसमें बहुत सारा क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, यूरेनियम की न्यूक्लियस। सो यूरेनियम की न्यूक्लियस मूव हो रहे हैं, क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो ये आउट करेंगे। या तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लेट्स से पहले यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज 1000 है, ठीक है। सो 1000 जो पहले था उसी को आप क्या बोलोगे, एन नॉट की वैल्यू बोलोगे। सो एन नॉट मतलब क्या है, एन नॉट मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है एट, इनिशियली लिख देते हैं, इनिशियली, तो पहले कितना है इनिशियली, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। सो पहले जब टाइम 0 है, न्यूक्लियस कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, या तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितना है यूरेनियम के, दैट इज 1000, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, थोड़ी देर बाद dt टाइम हुआ सपोज, तो dt टाइम मतलब ऐसे 1 मिनट, तो 1 मिनट टाइम के बाद यहाँ से dn नंबर की यानी 100 न्यूक्लियस लेट्स आउट हो गया, न्यूक्लियस भी कह सकते हो, मतलब आउट हो गया, न्यूक्लियस आउट होना मतलब न्यूक्लियस, जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूट्रॉन मतलब 2 न्यूक्लियस, तो 4 न्यूक्लियन जब आउट होंगे तो अब इसे क्या कहते हैं, अल्फा, तो अल्फा पार्टिकल आउट हो रहे, या तो आप बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियस आउट हो रहे, तो न्यूक्लियन आउट हो रहे मतलब न्यूक्लियस आउट हो रहे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डीके हो रहे हैं, आप बोल सकते हो कि आउट हो रहा है, क्योंकि अनस्टेबल है, बाहर फेंक रहे हैं। अभी देखो 100 न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया, तो इसको न्यूक्लियर भी कह सकते हो, मतलब प्लूरल के लिए ये सब इजी है। तो अभी देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली पहले 1000 था, तो थोड़ी देर बाद dt टाइम बाद कितना हो, इतना सा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होंगे, और 200 और 100 और 100, इस तरह से लेट्स से आफ्टर 5 मिनट्स कितना मूव होंगे, आप बोलोगे कि आफ्टर 5 मिनट्स कितना होंगे, 500 था 1000, तो ये जो 5 मिनट्स है ना, आफ्टर 5 मिनट्स 500 हो गया, मतलब आधा हो गया ना। सो आधा हो गया, तो बेसिकली कितना रह गया यहाँ पे, जितना ये सब जा रहे हैं ना बाहर, इसको आप बोलोगे डीके हो गया, डीके, कितना डीके हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, बाहर निकल रहे हैं ना, आउट हो रहे, तो डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेट कितना हो रहा है 500। सो इसमें टाइम लगा 5 मिनट। सो बाकी इसमें कितना रह गया, तो आप बोलोगे कि एन रह गया, एन मतलब अनडिकेड जो है 500, 1000 था 500 आउट हो गया, सो बाकी कितना रह गया 500 रह गया। सो इससे बोलोगे कि ये अनडिकेड है ना, अनडिकेड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। सो अनडिकेड 500, इसी को m से डिनोट करोगे। सो एम मतलब क्या है,
आप बोलोगे अनडिकेड नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस बोल दोगे, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। सो ये जो है एन मतलब अनडिकेड न्यूक्लियस, जब इसका वैल्यू आधा होंगे, ओरिजिनल जितना था उसका अगर आधा होंगे इसका वैल्यू, तो उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ। जितना टाइम में आधा हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, देखेंगे अभी। तो बेसिकली यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे डेफिनेशन कि, और यहाँ पे डीएन मतलब क्या लिखोगे, डीएन मतलब स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड इन स्मॉल टाइम डीटी, ओके, स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कितना डिके हुआ इन टाइम, डिकेड लिख देना, इन टाइम dt लिख देना अच्छे से, ठीक है, इन स्मॉल टाइम dt लिख देना। तो इतने समझे। सो ये जो है ना dn बाई dt, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब इन डेफिनेशन टर्म, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुआ और डिकेड हुआ, बोल सकते हो डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड मतलब कितना डीके हुआ, डिसइंटीग्रेटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड कितना हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर, ठीक है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर लिख सकते हो, न्यूक्लियर मतलब प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, डीके हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना अनडिकेड बाकी है, ठीक है। तो एक्चुअली रेट ऑफ, रेट भी लिख सकते हो, है ना। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड और डिकेड इन टाइम dt, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में देख के अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि अनडिकेड कितना है उससे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मेन आइडिया ये है। तो अभी ध्यान से देखना, इसको अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपको क्या देना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड लैम्डा। तो इस माइनस को इससे लेके जा सकते, तो dn बाई dt, ये लैम्डा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो इसको डीके कांस्टेंट भी कह सकते हो। सो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी अगर आप एन को इस साइड लेके आओगे तो क्या लिख सकते हो कि dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt लिखोगे इस तरह से, है ना। तो अभी देखो, अगर इसमें बोथ साइड आपने लॉग ले लिया, सपोज इंटीग्रेशन कर लिया, है ना, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, dn बाई एन लिखोगे विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा को, ठीक है, बाहर लेके आ सकते हो। सो ये जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आपने, t लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x से dx, सो इसको आप क्या लिखते हो, लॉग बेस ई एक्स लिखते हो, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया इसमें। सो ये जो है ना, यहाँ पे लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जब करते हो यहाँ पे एक प्लस सी कांस्टेंट लगा सकते हो, है ना। सो अगर लेट्स से आपने कह दिया कि जो टाइम की वैल्यू है उसको लेट्स से आपने 0 कह दिया, सो इनिशियल टाइम 0 है, सो उस केस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो डीके नहीं हो रहे n होंगे, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो है मतलब उसको n नॉट कहोगे। सो मतलब 0 टाइम जब 0 होंगे तो एक भी डीके नहीं हो रहे, सो अनडिकेड कितना होंगे, 1000 ही होंगे, और टोटल नंबर कितना है 1000 है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो t इज इक्वल टू 0 होंगे तो इस केस में n की वैल्यू n नॉट की बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम 0 पे डिके हो ही नहीं रहे, सो अनडिकेड इक्वल टू टोटल नंबर होंगे, n मतलब अनडिकेड, n नॉट मतलब टोटल नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ e, n की जगह पे आप लिखोगे n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, t की जगह पे आप क्या लिखोगे 0, टाइम 0 लिया, इज इक्वल टू c प्लस c लिखोगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, तो बेसिकली लॉग बेस e n नॉट इज इक्वल टू c लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिला, फाइन, इजी है। सो अभी देखो, ये जो है ना इक्वेशन, इसको थोड़ा सा रीराइट कर सकते हो, मतलब इसको, ठीक है, क्या लिखोगे, लॉग बेस ई एन इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी, मतलब क्या लिखोगे, सी है ना, सी की जगह पे इसको लिख दो लॉग बेस ई एन नॉट, इस तरह से लिखो। अगर आप इसको इससे लेके आओगे तो क्या लिख सकते हो कि लॉग बेस ई एन माइनस लॉग बेस ई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस टी, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सभी ध्यान से देखना, इसको आप क्या कैसे लिखोगे, जब माइनस होते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड, ओके, रूल है लॉग की, तो यहाँ पे टी लिखोगे, है ना। तो अगर आपने एक्सपोनेंशियल लिया, लेट्स से बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लिया, सो इसको आप क्या लिखोगे, लॉग बेस ई एन बाय एन नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे भी आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो यहाँ पे माइनस टी लिखोगे इस तरह से। सो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल जब लोगे लॉग हट जाते हैं ना, तो बेसिकली एन बाय एन नॉट लिखोगे, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर
माइनस लैम्डा टी लिखोगे. सो फ्रॉम हियर यू कैन से n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. सो ये जो मिला इसी को आप क्या कहते हो, लॉ कहते हो. कौन सी लॉ? रेडियोएक्टिव डिके लॉ कहते हो. ठीक है. सो ये है, सो इसे कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ. ओके. सो अभी नेक्स्ट क्या देखना है, दैट इज हाफ लाइफ. ओके, दैट इज वेरी वेरी इजी. सो जो हाफ लाइफ है इसका मीनिंग क्या है कि आधा डिके होने के लिए जितना टाइम चाहिए, हाफ डिके होने के लिए जितना टाइम चाहिए, उसे कहते हैं हाफ लाइफ. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यूरेनियम ले. ठीक है, ये हाफ लाइफ देख रहे हैं अभी. सो इसमें एक रिलेशन है, सिंपल सी रिलेशन, उसको देखना है. तो बेसिकली कि एक कुछ लिया यूरेनियम. ठीक है, यूरेनियम. तो यहाँ पे कितना है, 1000 यूरेनियम है पहले इनिशियली जब टाइम 0 था. तो टाइम 0 पे इनिशियली दैट इज n नॉट की वैल्यू कितना है, पहले कितना था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेट्स से 1000 है. थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि टाइम लेट्स से 1 सेकेंड इंक्रीज हुआ. तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जो dn है 100 आउट हो गया. फिर 5 सेकेंड जब हुआ तो 500 आउट हो गया, मतलब आधा आउट हो गया. ठीक है, जब 5 सेकेंड हुआ. सो ये जो टाइम है 5 सेकेंड पे आधा आउट हुआ, इसी टाइम को क्या बोलोगे आप, हाफ लाइफ बोलोगे. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो JEE बोर्ड की इंपॉर्टेंट POQ है वो सब सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड, तो तब अच्छे से क्लियर होंगे. ठीक है. सो आधा मतलब हो गया. तो यहाँ पे 5 सेकेंड बहुत इज अ स्मॉल टाइम. तो ये ईयर्स में होंगे, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 50 ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकता है डिके होने के लिए, बेसिकली हाफ डिके होने के लिए. सो जो हाफ डिके हुआ, सो बेसिकली कितना रहेंगे अभी, अनडिकेड कितना रहेंगे, दैट इज 500 रहेंगे. सो आधा अनडिकेड आधा डिके हो गया. सो अनडिकेड ये जो है ना, दिस इज अनडिकेड, कितना डिके या तो अनडिसइंटीग्रेटेड बोल सकते हो. सो कितना डिकेड नहीं है, दैट इज 500, कितना डिकेड हो गया, दैट इज dn विच इज 500. सो आधा डिके हो गया ना, कितना टाइम लगा आधा डिके होने के लिए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ. ओके. सो सिंपल ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड. ओके, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. और अब ऐसे सिंपल लिख दो, इट इज द टाइम इन विच, okay, it is the time in which half of the radioactive nuclei, half of the radioactive क्यों कहा, क्योंकि रेडिएशन रिलीज होंगे, रेडियोएक्टिव रेडिएशन. सो हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मतलब प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस. तो हाफ डिके होने के लिए जितना टाइम चाहिए. ठीक है. सो इट इज द टाइम इन विच वन हाफ या तो हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर ओरिजिनली प्रेजेंट लिख सकते हो. ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था, ओरिजिनली प्रेजेंट कितना थे, है ना. सो न्यूक्लियर ओरिजिनली प्रेजेंट डिसइंटीग्रेटेड और डिकेड लिख देना, सिंपल डिकेड लिख दो. ठीक है, डिकेड और डिसइंटीग्रेटेड भी मिल सकते हैं, डिसइंटीग्रेटेड भी मिल सकता है. ठीक है. सो ये मतलब एक हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, सिंपल. सो अभी देखो इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन ये जो हाफ लाइफ है इसको आप लिखते हो टी हाफ, डिनोट करते हो ऐसे. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे 5 सेकेंड इज द टी हाफ की वैल्यू, हाफ लाइफ की वैल्यू. ठीक है. सो अभी देखो यहाँ पे एक रिलेशन है, दैट रिलेशन इज ये जो हाफ लाइफ है ना टी हाफ, एंड जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब जो कांस्टेंट है, अभी भी डीके कांस्टेंट जो मिला है ना लैम्डा. सो दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इसका एक फिक्स वैल्यू है, अभी ऐसे लिख के रखते हैं. ठीक है. तो 1/λ इस तरह से मतलब प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो ये टाइम हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ. लैम्डा मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट. तो ये कैसे मिला, इसको देखने के लिए जो ये रिलेशन अभी में मिला ना, लॉ, डीके लॉ, विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर क्या लिखोगे, माइनस लैम्डा टी लिखोगे. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू हाफ लाइफ लिखोगे, टाइम की वैल्यू क्या है, लेट्स से टी हाफ है, तो इस केस में क्या लिख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर है, टोटल में से आधा क्या होंगे, गायब होंगे. इन अ सेंस आप बोलोगे कि n की वैल्यू टोटल नंबर के आधा होंगे. ठीक है. अनडिकेड इज इक्वल टू जितना टोटल है उसका आधा, मतलब आधा डिके हो गया जब टाइम हाफ लाइफ हुआ. ठीक है. सो टी हाफ में मतलब हाफ लाइफ टाइम होने से क्या बोलोगे, आपके जो अनडिकेड पार्ट है दैट विल बी आधा होंगे टोटल की. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो n की जगह पे n0/2 एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे n नॉट लिखोगे एंड विच इज इक्वल टू e टू द पावर क्या लिखोगे, 1/ और यहाँ पे लैम्डा टी मतलब टी हाफ लिखोगे, टी की जगह पे टी हाफ लिख दिया इस तरह से, है ना. तो n नॉट कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू ये जो है ना माइनस, अगर इसको नीचे लेके होगे तो माइनस हट जाएंगे, तो बेसिकली लैम्डा टी हाफ इस तरह से लिख सकते हो. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो राइट इट एज e टू द पावर लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू
2 लिख सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग ले बोथ साइड, ओके, इस तरह से लिख दे क्लाइंट, मतलब टेकिंग नेचुरल लॉग, ओके, बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग लिया, जैसे लॉग बेस ई मतलब नेचुरल लॉग, तो यहाँ पे ई लैम्डा टी हाफ होंगे इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2 होंगे, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। सो ये जो है ना नेचुरल लॉग जब लोगे तो इसको आप लैम्डा इस तरह से लिख सकते हो, लैम्डा टी हाफ इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू लॉग बेस ई लिख सकते हो, ठीक है, लॉग बेस ई इस तरह से 2 लिख सकते हो। तो अभी ये जो 2 हाफ है ना, टी हाफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख सकते हो। ये जो लॉग बेस ई 2 है ना, नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसका एक फिक्स वैल्यू है विच इज 0.693, ओके, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा लिखोगे। सो ये जो है ना, ये तो कांस्टेंट है ऊपर, तो बेसिकली आप लिख सकते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। सो लैम्डा मतलब क्या है, दैट इज डीके कांस्टेंट। सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इज प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट ज़्यादा होंगे तो हाफ लाइफ कम होंगे, हाफ लाइफ कम होंगे, इस तरह से आप बोल सकते हो, कर सकते हो, ईजी है ना। सो ये था हाफ लाइफ की कहानी। अभी हमें लास्ट क्या देखना है, फ्यूजन एंड फ्यूजन, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, लास्ट टॉपिक खत्म। सो फ्यूजन की मीनिंग क्या है, फ्यूजन मतलब ब्रेक होना, ठीक है, फ्यूजन मतलब क्या है, ब्रेक होना, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या है, ब्रेक होना, ब्रेक, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो साइंटिस्ट का नाम था फ्रिज, FRIJTZ, एंड ऑटो, कुछ था आगे पीछे, मतलब ऑटो लिख देते हैं, सो ऑटो। सो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो इन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक्चुअली एक यूरेनियम लिया था, ठीक है, एक यूरेनियम लिया। सो यूरेनियम जो है यहाँ पे 92 और यहाँ पे 235 लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है 235 एंड प्रोटॉन कितना है 92, बाकी जो होंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे। सो उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन की जो जेड होंगे वो कितना होंगे, 0 होंगे, नीचे क्या लिखते हो, जेड लिखते हो ना, और ऊपर ए लिखते हो। सो न्यूट्रॉन के लिए जेड की वैल्यू कितना है, 1 0 है ही नहीं, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन, जेड मतलब प्रोटॉन होता है। सो ए की वैल्यू 1 होंगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे 1 लिखोगे, ए मतलब क्या है, Z प्लस एन है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज ए। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे 0 + 1 लिखोगे। सो जब इसको यहाँ पे हिट करवाया, कोलाइड करवाया, तो उस केस में क्या पाया, 2 अनदर अलग अलग न्यूक्लियस मिला। क्या मिला, एक है बेरियम, अनदर इज क्रिप्टॉन, तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन मिला। सो बेरियम की जो जेड की नंबर है 56 और यहाँ पे 141 ए की नंबर, जो क्रिप्टॉन है इसके नंबर है 36 एंड 92, तो 36 एंड 92 एक ही एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम में पूछे तो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, और कुछ रिलीज होंगे, क्या रिलीज होंगे, न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, न्यूट्रॉन मतलब 0 1 न्यूट्रॉन के सिंबल, तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, और कुछ एनर्जी रिलीज होंगे, ठीक है, एनर्जी रिलीज होंगे, जिसको आप क्यू वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। सो क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी कुछ रिलीज होंगे, क्यू वैल्यू नेगेटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इस तरह की होते हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ कितना मिला, लगभग 200 MeV मिला, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रॉन से जब हिट करवाया, इस यूरेनियम को कोलाइड करवाया, तो इस केस में यूरेनियम ब्रेक हो गया 2 अनदर न्यूक्लियस पे, वन इज बेरियम, अनदर इज क्रिप्टॉन। सो इसी ब्रेकिंग को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, तो फ्यूजन। तो बेसिकली ये है कहानी फ्यूजन की। अभी देखो नेक्स्ट जो है फ्यूजन, एक्चुअली आइडिया फ्यूजन की कहाँ से आया, सन से, ठीक है, फ्यूजन सन की केस में क्या होता है, सन की इनसाइड बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 10⁶ केल्विन होता है। सो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होंगे, और सन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सो हाइड्रोजन जो है ना, सन के अंदर हाइड्रोजन की जो आइसोटोप है कितना होता है, 3 आइसोटोप, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, ठीक है। आपको मालूम है हाइड्रोजन 1 1 होंगे तो दिस इज प्रोटियम, हाइड्रोजन 1 2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 1 3 ट्रिशियम होंगे। सो ये है बेसिकली प्रोटियम और इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिशियम। सो जब अब प्रोटियम 2 लेंगे, मतलब हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा होंगे, है ना, किसमें, सन की इनसाइड या तो स्टार की इनसाइड, तो बेसिकली प्रोटियम है, तो 1 1 इस तरह से, तो दोनों रिएक्ट करेंगे, है ना, सन की इनसाइड रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्शन के बाद क्या होंगे, दोनों फॉर्म करेंगे एक ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम फॉर्म किया, और साथ में क्या फॉर्म करेंगे, कुछ पॉजिट्रॉन फॉर्म करेंगे या तो बीटा पार्टिकल्स। फिर आप बोलोगे कुछ एनर्जी फॉर्म करेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी। सो कितना प्रोड्यूस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन में इसमें, दैट इज 0.42, ओके। सो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना रिलीज करेंगे एनर्जी। फिर क्या करेंगे, ये जो ड्यूटेरियम यहाँ पे मिला, ये फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है।
तो रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेंगे, इस बार एक और मतलब मिलेंगे ड्यूटेरियम, ठीक है। सो एंड दैट इज लेट्स से मतलब इस बार हीलियम मिलेंगे, हीलियम तो यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। एक हीलियम के आइसोटॉप मिलेंगे, एक्चुअली नॉर्मल हीलियम इज 2 4 होते हैं, है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। सो दिस इज द आइसोटॉप ऑफ हीलियम। सो यहाँ पे रिलीज होंगे गामा, और फिर जो एनर्जी रिलीज होंगे एंड दैट एनर्जी इज 5.49 5.4 लिख दो MeV, इतना सा एनर्जी रिलीज होंगे। तो अभी देखो ये जो हीलियम मिला ना यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो हीलियम मिला, अभी क्या होंगे, ये हीलियम की आइसोटॉप इस तरह से एक बार रिएक्शन हुआ तो एक हीलियम मिला, फिर से और एक बार होंगे तो और एक हीलियम मिलेंगे, है ना, तो हीलियम के आइसोटॉप मिलेंगे, फिर यहाँ पे और एक हीलियम लेट्स से मिला, तो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, करने के बाद इस बार क्या होंगे, एक नॉर्मल हीलियम मिलेंगे, है ना। तो इस केस में इस बार एक नॉर्मल हीलियम मिलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 2 होंगे, और ए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे, दैट इज 4 होंगे। सो साथ में क्या मिलेंगे, साथ में और फिर 2 प्रोटियम मिलेंगे यानी हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे, प्लस कुछ एनर्जी मिलेंगे और यहाँ पे कुछ रेज गामा रेज रिलीज होंगे, तो बेसिकली एनर्जी मिलेंगे कितना, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट कितना मिलेंगे, 12.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतना ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे। सो बेसिकली सन के इनसाइड क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन एक से दूसरे के साथ शादी किया, जो मतलब मीट किया, तो फिर यहाँ पे जो रिएक्शन किया करने के बाद एक ड्यूटेरियम मिला, ड्यूटेरियम ने रिएक्ट किया फिर हाइड्रोजन के साथ प्रोटियम के साथ, है ना, तो रिएक्ट करने के बाद फिर हीलियम मिला, ये क्या है, हीलियम के आइसोटॉप, लिख के रखना। फिर इस हीलियम के आइसोटॉप ने फिर और एक हीलियम के आइसोटॉप के साथ रिएक्ट किया, मतलब ये जो रिएक्शन ये 2 बार होने से 2 हीलियम, 2 बार होने से एक हीलियम, फिर 2 बार होने से 1 हीलियम, मतलब 4 बार होने पर 2 हीलियम मिला। सो ये जो 2 हीलियम मिला, दोनों मिलके क्या किया, एक नॉर्मल हीलियम फाइंड आउट हुआ यहाँ पे, मतलब प्रोड्यूस किया नॉर्मल हीलियम, जहाँ नॉर्मल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 होंगे एक ही वैल्यू। सो फिर प्रोटियम रिलीज और कुछ पार्टिकल्स रिलीज होंगे, न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, वो अलग बात है, लेकिन मेन कहानी है एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है आपको, कहाँ से मिल रहा है, पार्टिकल की कॉम्बिनेशन से, यानी पार्टिकल से आपको एनर्जी मिल रहा है। वही आइंस्टाइन ने कहा था कि मास से पार्टिकल से एनर्जी मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली इतना ज़्यादा एनर्जी मिला। सो सन से जो एनर्जी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी, वो कैसे मिल रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन साइकिल हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे हाइड्रोजन हीलियम साइकिल भी बोल सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन साइकिल इसको, ठीक है। इसको क्या नाम दिया था, प्रोटॉन साइकिल, ये पूछे जा सकते हैं, है ना, प्रोटॉन साइकिल लिख देना, ठीक है। और एक है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, वो नहीं चाहिए आपको, सन के अंदर ही होंगे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह से रिएक्शन होंगे, वो नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ रखो, इसको याद रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन साइकिल, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होंगे। सो बेसिकली ये जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, द नेसेसरी कंडीशन इज वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, है ना। सन के अंदर ऑलरेडी है इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिला, एनर्जी मिला रिएक्शन होने के बाद। सो इसी को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो है ना न्यूक्लियर चैप्टर, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट JEE बोर्ड की PYQ चूज करके रखा है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। सो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक भी करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट में, और जो लास्ट वीडियो है एटॉम की 1 शॉट, उसको देखना, वहाँ पे भी हमने PYQ JEE की में एंड जो बोर्ड की PYQ है अलग अलग टाइप की इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व किया, ठीक है। रिपीटिंग PYQ तो आप लोग चेक करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, होगा। थैंक यू।